नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन और स्वागत एनडीसी प्लेटफॉर्म पर। और शिक्षण विधियों की मैराथन क्लास आपको कल मिलनी थी, लेकिन कोई थोड़ी बड़ी समस्या थी, प्रॉब्लम थी, इसलिए आज मिल रही है। लेकिन आपको ये हम 2 क्लास दे दूंगा आज के दिन में। एक 200 प्रश्नों की है जो स्पेशल शिक्षण विधियां और कौशल से संबंधित है। और सेकंड जो क्लास मैं आपको दूंगा वो भाषा शिक्षण, उपचारात्मक और निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और इसके अलावा जो सहायक सामग्री वगैरह है, वो जो चैप्टर हैं 3-4, तो उनकी आपको एक क्लास मिल जाएगी। 40 अंक के लिए आपकी स्पेशल क्लास है। और रीट गार्गी बैच जो है वो आज लॉन्च होगा, आज गुरुवार के दिन। ठीक है, आज गुरुवार के दिन लॉन्च होगा और आज के दिन ही, गुरुवार को ही आज जो है आपके फाउंडेशन बैच जो है वो लॉन्च करेंगे। और दोनों बैचेस की जानकारी भी आपको जो है वो आज शाम तक जो है हम दे देंगे, वीडियो रिकॉर्ड है। तो आप सब लोग पहले वीडियो जरूर सुनना, उसके बाद कुछ भी लेना, क्योंकि कई बार तैयारी के जो कुछ स्ट्रेटेजी होती है ना, वो समझे बिना, कंफ्यूजन के बिना फर्स्ट ग्रेड करें, रीड करें, सेकंड ग्रेड करें, तो इन चीज़ों को समझें। और यूट्यूब जगत से थोड़ा सा हटकर हम बात करेंगे, ताकि आपके आने वाले जो 2 साल हैं उसमें आप किसी न किसी भर्ती में सेट हो जाओ और अपने माँ बाप का सपना पूरा करो। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम आगे चलते हैं। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि भाषा शिक्षण प्रक्रिया में जब बालक किसी घटना, वस्तु या विषय वस्तु का बोध अथवा व्याख्या, देखो आप प्रश्न जब भी पढ़ो तो ध्यान से पढ़िएगा। और हमारा उद्देश्य है, मेरी इस क्लास का उद्देश्य है कि आपको प्रश्न समझा दूं, जिससे आपको शिक्षण विधियों की जो पृष्ठभूमि है वो समझ में आ जाए, ताकि अटेंड करने में आसानी रहे। हाँ जी, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाषा शिक्षण प्रक्रिया में जब बालक किसी घटना, वस्तु या विषय वस्तु का बोध अथवा व्याख्या कर पाता है तो मस्तिष्क में किस प्रकार का बिंब निर्मित होता है। देखिए, जब वो बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? बोध की। बोध का क्या होता है? बोध होता है ज्ञान। जैसे ही आप क्या है, बोध ज्ञान होता है, तो ज्ञान मतलब आप विचार, मंथन, तर्क, वितर्क, इन चीजों से करते हैं। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? विचार बिंब। आपने पढ़ रखा है वो अलग मैटर है, इस परिभाषा से उत्तर कैसे निकालना है मैं वो बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा जो एनसीएफ 2005 है, उसके अनुसार भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के केंद्र में सदैव किन तत्वों को रखना? आप किसी को भाषा सिखा रहे हो या सीख रहे हो, तो उसके केंद्र में किन तत्वों को रखोगे आप? क्या व्याकरणिक नियमों की शुद्धता एवं उनका कठोरता से पालन? अगर कठोरता से पालन करोगे तो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है भाषा। भाषा के लिए तो स्टार्टिंग में कुछ त्रुटियां भी स्वीकार करनी पड़ती है। अर्थ, उद्देश्य, आवश्यकता, प्रयोग और बालक की रुचि, पठन लेखन कौशल का निरंतर और यांत्रिक अभ्यास। अगर यांत्रिक अभ्यास कर रहे हो तो इसका मतलब वो बोझ है। तो बोझ है तो आप भाषा कैसे सिखा पाओगे? तो ये भी नहीं होगा। भाषा के मानक रूप का अनिवार्य त्वरित प्रयोग। आप सीधी सी बात बताओ, मानक रूप जो है वो आज तक हम लोग नहीं सीख पाए कि किस शब्द का मानक रूप क्या होगा 100%। तो आप मानक रूप एक छोटे से बच्चे को, जिससे आप भाषा शिक्षण करवा रहे हो, उसको कैसे सिखा दोगे? तो आप आराम से विचार करोगे, तब सबसे अच्छी चीज निकल के आएगी, बालक की रुचि। तो यहां पर हम जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा देखते हैं, तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के अंतर्गत जो सदैव तत्व आते हैं वो आते हैं अर्थ है, उद्देश्य है, आवश्यकता है ना, ये चीजें आती है। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। हाँ, तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, आप देखिए। तीसरा प्रश्न है, मारिया मोंटेंसरी के अनुसार भाषाई कौशलों का जो विकास होता है। देखिए, भाषाई कौशलों का विकास आपको सबको पता है, सुबोपल्ली। लेकिन यहां इसने क्या पूछा है? मारिया मोंटेंसरी के अनुसार जो भाषाई कौशल हैं, आप उनके बारे में बताओ। तो उनका सुबोपल्ली की जगह सुबोलिप है। उनका क्या है? सुबोलिप। तो सुबोलिप, पल्ली की जगह लीप कर दिया, बस इतना सा अंतर होता है। नेक्स्ट है कि भाषा के ध्वन्यात्मक और रूपात्मक, ये ध्यान से समझे, ध्वन्यात्मक और रूपात्मक। रूप क्या होगा? किसी चीज को देख सकते हैं, इसका मतलब उसे लिखा हुआ होगा। और ध्वन्यात्मक मतलब सुन सकते हैं। तो ध्वन्यात्मक और रूपात्मक भेदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो पूर्ण सत्य है? कौन सा कथन जो है वो पूर्णतः सत्य है? श्रवण व उच्चारण भाषा का रूपात्मक भेद है, जिसके लिए लिपि ज्ञान अनिवार्य है। पठन व लेखन भाषा का ध्वन्यात्मक भेद है, जिसके लिए लिपि ज्ञान अनिवार्य है। पठन एवं लेखन भाषा का रूपात्मक भेद है, जिसके लिए लिपि ज्ञान अनिवार्य है। तो यहां पर आप देखो, पठन और लेखन भाषा का रूपात्मक भेद है। बिल्कुल, पढ़ना और लिखना ये भाषा के रूपात्मक भेद हैं, जिसके लिए लिपि ज्ञान अनिवार्य है। लेकिन अब इसमें देखो, श्रवण व उच्चारण रूपात्मक नहीं है, पठन और लेखन ध्वन्यात्मक नहीं है। श्रवण व पठन ध्वन्यात्मक, पठना जो पढ़ना है ये ध्वन्यात्मक शामिल, ये बात सही लिखी हुई है। तो हमने इसको उत्तर कर दिया ये। प्रश्न कितना भी कठिन आ जाए उसमें हिंट जरूर होता है।
जिसने पढ़ रखा है, सिलेबस कर रखा है, किसी भी भाषा को पढ़ने लिखने की अपेक्षा बोलना सीख लेना, किसी भी भाषा को पढ़ना लिखने से संबंध ज्यादा, आप जब उसे बोलना सीख लेना, एक छोटी पगडंडी को पार करते हैं। जब आप बोलना सीख गए तो आपने एक छोटी पगडंडी को पार कर लिया। ये इस प्रकार की शानदार परिभाषा किसकी है? ये है किटसन, है ना, किटसन की है। जो किड्स होते हैं वो छोटी पगडंडी को पार कर लेते हैं। बात मैं कर रहा हूं वाचन शिक्षण की। वाचन शिक्षण की वर्णमाला विधि को शिक्षण शास्त्रियों द्वारा अमनोवैज्ञानिक क्यों माना गया है? देखो, अगर किसी चीज को अमनोवैज्ञानिक माना गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें खुद करके सीखने लायक कुछ भी नहीं है, रटन पद्धति होगी, कुछ ना कुछ होगा। तो क्योंकि यह पूर्ण से अंश की और शिक्षण सूत्र का कठोरता से पालन करती है, नहीं है। क्योंकि यह अंश से पूर्ण की ओर चलती है, पहले स्वर फिर व्यंजन सिखाती है, अंश से पूर्ण नहीं है, ठीक है। और क्योंकि इसमें समान उच्चारण वाले शब्दों, मतलब अरे मैं ये गलत लगा रहा हूं, यहाँ मेन है कि अमनोवैज्ञानिक क्यों माना जाता है, अपने को तो वो कारण बात करने हैं। तो क्योंकि उसमें समान उच्चारण वाले शब्दों को एक साथ बुलवाया जाता है, जिससे क्या है, वो निरर्थक शब्दों को भी, जैसे बोला बोला कट पट चट लट मट यूं कर देता है बच्चा, है ना, तो उससे क्या होता है, बच्चा उसको एक रिदम में ले लेता है, और वैसे एक समान शब्द जो एक साथ उच्चारित करने के चक्कर में वो ऐसे शब्दों का भी निर्माण कर देता है जिनका कोई अस्तित्व या नहीं होता है। तो एक समान उच्चारण वाले शब्दों को एक साथ जब बुलवाया जाता है तो वहां पे होता है आपके, वो अमनोवैज्ञानिक माना जाता है। वर्ण वाचन शिक्षण में उच्चारण दोषों के अंतर्गत बिल्कुल कई प्रकार के उच्चारण दोष हैं। किसी वर्ण या शब्द को अगर प्रगीत गाकर बोलना किस प्रकार का दोष कहलाता है? जब मान लो कोई किसी वर्ण या शब्द को गाकर ही बोलता है तो ये एक प्रकार का प्रगीत उच्चारण दोष ही कहलाएगा, प्रगीत उच्चारण दोष। नेक्स्ट, देखो और कहो विधि। देखो फिर कहो विधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो देखो और कहो विधि के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? देखो, यह विधि मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि पहले देखो समझो फिर आप कहोगे, तो इसका मतलब आप करके सीख रहे हो, यह विधि मनोवैज्ञानिक है। और ये कैसे चलती है? जो मनोवैज्ञानिक है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है, ठीक है, पहली बात तो है इसके बारे में, हमने ये चीज भी सीखी। कक्षा 1 व 2 की आनंद पोथी इस विधि के सर्वाधिक प्रयोग किया गया, तो इसका मतलब इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? 1 व 2 की जो आनंद पोथी है उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और जो ज्ञात से ज्ञात है वो पूर्ण से अंश की ओर तथा सरल से जटिल की ओर सूत्रों पर आधारित है। तो ज्ञात से ज्ञात, सरल से जटिल, पूर्ण से अंश, ये सारे इसी में आएंगे। इसमें वाचन के लिए पूर्ण वाक्य को ही सबसे छोटी इकाई के रूप में माना जाता है, ऐसा नहीं है। क्यों शब्द को नहीं माना जाएगा कि छोटी इकाई? तो कुल मिला के ये यहाँ पे कथन आ गया गलत। तो बस इसका 8वें में क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट, मॉन्टेंसरी की लेखन शिक्षण विधि के जो 3 चरण हैं, उन 3 चरणों का आपको सही अनुक्रम बताना है। तो मॉन्टेंसरी लेखन शिक्षण विधि के जो 3 चरण है, सबसे पहले क्या करती है मॉन्टेंसरी? वो एक गत्ता लेती है, लकड़ी या फिर जो भी गत्ता है, उस पर उंगलियों से, मतलब गत्ते के जो अक्षर होते हैं उन पर उंगली फेर कर समझते हैं कि भाई ये इसकी आकृति कैसी है, ठीक है। फिर पेंसिल से अक्षरों की बनावट को पहचानना, पेंसिल से अक्षरों की बनावट की किस तरह से जा रहा है। फिर जब पहचान कर लेते हैं, मतलब एक तरह समझ जाते हैं, तब वो उसे खुद लिखने का प्रयास करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो वो उंगली फेरने वाली चीज होगी। तो यहां हम देखेंगे तो उंगली फेरना इसे 1 नंबर में है, पेंसिल से बनावट पहचानना, लकड़ी गत्ते के, नहीं 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 नहीं, इसमें कहीं नहीं है। तो यहाँ पे ये पहला ही ऑप्शन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस लेखन विधि में विद्यार्थी जो है वो शामपट और पुस्तक पर लिखे अक्षरों को देखकर लिखता है और अपनी अशुद्धियों से स्वयं संशोधन करता है? तो इसका मतलब ये एक तरह का अनुकरण है तो अनुकरण। अब अनुकरण ये किस प्रकार का? ये जैक्टॉट विधि कहलाती है। ये रूपरेखा अनुकरण नहीं है, बल्कि इसे जैक्टॉट विधि में शामिल किया जाएगा, है ना। तो कई बार मुझे भी सरल प्रश्नों में भी डाउट हो जाता है, तो आपने स्नातक वाले काफी प्रश्न जो हैं, मैं ऐसे बताया कि सर हाँ, मतलब मैं जो बोलता हूँ कमेंट कीजिए, आप कर रहे हैं। कुछ प्रश्नों के डाउट्स भी मैंने आपके कमेंट्स में देखे हैं, और उन कमेंट्स का रिप्लाई भी आपको टेलीग्राम पर जो है मैं आज शाम तक या कल सुबह तक दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो एक साथ ही देखूंगा मैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के संबंध में एक शिक्षक का प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर जब बच्चों की भाषा के संबंध में एक शिक्षक का प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? तो प्रश्न अच्छा है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा को, अगर आप बच्चों की भाषा को देखना है तो आप क्या दृष्टिकोण रखेंगे? क्या बच्चों को कहेंगे नहीं तुम बहुत एकदम शुद्ध हिंदी बोलो, मानक हिंदी बोलो, व्याकरण नियमों का कठोरता से पालन करोगे, है ना, क्या ऐसा करोगे? चलिए देखते हैं। तो इसके अंदर देखो, सबसे बड़ी चीज
बच्चों की भाषा की त्रुटियों को तुरंत सुधार कर, ना तो बच्चों की भाषा तुरंत सुधरती है ना कोई बात, बच्चों की भाषा को बिना सुधारे ही प्रारंभिक स्तर पर स्वीकार कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, स्टार्टिंग में बच्चों की भाषा पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बच्चों की घरेलू भाषा की जगह केवल विद्यालयी भाषा पर जोर देना चाहिए। सत्य बात है, घरेलू भाषा की जगह, अरे सत्य क्या, बेकार बात है कि केवल विद्यालय भाषा का बोझ उन पर नहीं डालना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक नियम क्यों सिखाएंगे, व्याकरणिक नियम अपने मास्टर बनने के जा रहे हैं तो भी व्याकरणिक नियम अपने को नहीं पता चलते अभी तक। तो यहाँ पे उत्तर मिल गया 2 नंबर, तो 11 में 2। नेक्स्ट है कि सस्वर वाचन और मौन वाचन जो होते हैं उसके मध्य मोस्टली अंतर के संबंध में एक असत्य कथन का चयन करें। जो उनमें अंतर है उनमें एक अंतर गलत बताया गया है, तो आप बताइए। सबसे पहला है कि सस्वर वाचन प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी है, जबकि मौन वाचन माध्यमिक स्तर हेतु उपयोगी। ये तो बात मुझे बिल्कुल सही नजर आ रही है, तो ये बात तो सही है। सस्वर वाचन भाषा शिक्षण की प्रथम सीढ़ी है, बिल्कुल। आप बच्चों को स्टैंड बोल दो एकम दो बोल बोल के सिखाते हो, जबकि मौन वाचन इसकी द्वितीय सीढ़ी, ये बात सत्य है। सस्वर वाचन में काव्यानुभूति प्राप्त होती है, बिल्कुल। जब आप कविता का पाठ करते हैं तो आप गाकर ही करोगे या कि मैं मन मन में गा रहा हूं, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। जबकि मौन वाचन में आप विचारानुभूति प्राप्त होती है। देखिए आपको 3 चीज सिखा दी एक ही प्रश्न में। सस्वर वाचन में समय की बचत होती है, नहीं, समय की बचत, ये जो विशेषता है ये असल में मौन वाचन की है। ये विशेषता किसकी है? मौन वाचन की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। मजा आ रहा होगा देखो पढ़ने में। शिक्षण विधियों के प्रश्न ये नहीं है कि आपके पढ़े हुए नहीं, मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा हाँ ये प्रश्न हमें आते हैं और हम कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य इस क्लास का है कि आपका आत्मविश्वास जागृत करना, सीखी गई भाषा का अभ्यास करने और साहित्यिक रुचि उत्पन्न करने तथा आनंद प्राप्ति के लिए किस प्रकार के वाचन का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार का वाचन का प्रयोग किया जाता है? गंभीर मौन वाचन, द्रुत मौन वाचन। देखो सीखी हुई भाषा का जब अभ्यास करना है, यानी जो चीज हमें पहले से आ रही है हम उसी का अभ्यास कर रहे हैं, यानी एक तरह से रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन क्या होता है? रिवीजन की एक बहुत खास बात होती है, फास्ट, और वो होता है द्रुत मौन वाचन। क्या होता है? द्रुत मौन वाचन। नेक्स्ट है कि वाचन की प्रक्रिया के जो 3 प्रमुख चरण माने गए हैं, उन दिए गए विकल्पों में से कौन सा चरण वाचन की प्रक्रिया का भाग नहीं है? तो वाचन की प्रक्रिया, तो देखो वर्णमाला की क्या पहचान इसमें की जाती है? बिल्कुल की जाती है। वंचित सामग्री का अर्थ ग्रहण किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। विषय वस्तु में क्रमबद्धता, क्रमबद्धता तो पढ़ते समय जरूरी है। सुनी हुई सामग्री का मनोयोगपूर्ण चयन करना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर। तो 4 नंबर उत्तर होगा। ये बाकी 3 याद रखो, चौथा याद करने की आवश्यकता नहीं है। वाचन करते समय शब्दों का अर्थ ग्रहण 3 प्रकार से होता है। इनमें से व्यवहारिक अर्थ, एक अर्थ मतलब शब्दों का अर्थ हम 3 प्रकार से करते हैं, सैद्धांतिक अर्थ, व्यवहारिक। तो व्यवहारिक अर्थ जो होता है उससे क्या मतलब है? कैसा अर्थ होता है व्यवहारिक? व्यवहारिक ज्ञानेंद्रियों द्वारा वस्तु का सामान्य अर्थ ग्रहण करना, इसे व्यवहारिक नहीं कहते। व्याकरण के नियमों का पूर्ण शुद्ध, ये सैद्धांतिक होता है। जिस शब्द का वाचन किया गया उसे व्यवहार में कैसे बोला यह समझना जरूरी है। उसे व्यवहार में उपयोग में कैसे लाया जाए, यही असल में उस शब्द का, जो वाचन शिक्षण में जो शब्द होता है उसके अर्थ का व्यवहारिक ज्ञान है। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षण विधि को प्रयोग में लाने वाला प्रथम संस्थान कौन सा था? तो भारत में शिक्षण विधि को प्रयोग में लाने वाला प्रथम संस्थान था ये पेडागोजिकल संस्थान इलाहाबाद। कहाँ है? इलाहाबाद। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम शिक्षण विधि का नामकरण किया था? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम शिक्षण विधि का नामकरण किया था? तो वो किया था कीच, ये कीविएसन लिखा हुआ है, मुझे इसमें थोड़ा डाउट है, मतलब ये नाम कीच एचिसन ऐसा कुछ होना चाहिए। ये सही है या नहीं है आपको बताना है। मुझे लग रहा है मिसप्रिंट, मैं इसमें निशान लगा देता हूं मेरी किताब में। आप लोग पढ़ रहे हो, आपको पता होगा इसका शुद्ध नाम क्या है। कि सर आप हमें पढ़ा रहे हो ना, आपको ज्यादा पता होना चाहिए। कितने नंबर है ये? 17 नंबर क्वेश्चन है। हाँ भाई देख लेना, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण का कौन सा उपागम सिद्धांत नियमों के बजाय प्रत्यक्ष उदाहरणों व व्यवहार की दक्षता के विषय में क्या है? सहायक है। भाषा शिक्षण का कौन सा उपागम सिद्धांत या नियमों के बजाय प्रत्यक्ष उदाहरण व व्यवहार की दक्षता के विकास में सहायक है? इसका सीधा याद रखो, पाठ संसर्ग, जो पाठ के साथ साथ चलता है उसी से प्रत्यक्ष व्यवहार की दक्षता, सॉरी, उसी से सिद्धांतों की बजाय हम प्रत्यक्ष उदाहरण और व्यवहार की दक्षता हासिल कर सकते हैं। पाठ संसर्ग। शिक्षण विधि के संदर्भ में दिए गए कथनों में से आपको सत्य कथन कौन सा है? तो पहला कथन है कि शिक्षक शिक्षार्थी को, ये सत्य पूछ रहा है,
जिस विधि से शिक्षा प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। क्या जिस विधि से शिक्षण प्रदान किया जाता है क्या वही शिक्षण विधि होती है? भाई होती तो वही है, पहला तो सही है। शिक्षण विधियों में वे संगठित प्रयास हैं, शिक्षण विधियां, जिसके माध्यम से विषय वस्तु को संगठित करने के निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। यह बात बहुत बढ़िया बात है। शिक्षण विधि का सूत्रपात भारत चीन युद्ध के समय हुआ था, तो यह भी सही बात लग रही है। तो इसका मतलब तो फिर उपयुक्त सभी कर देते हैं, इसमें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट है, लेखन कौशल की उस विधि का नाम बताइए जिसमें वर्णों के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर वर्ण बनाना सिखाया जाता है। आपको इतना ही समझना है, एक ऐसी विधि है जिसमें वर्णों के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर वर्ण बनाना सिखाया जाता है, और वो विधि है पेस्टोलॉजी विधि। ठीक है, जिसमें छोटे छोटे टुकड़ों को जो है जोड़कर वर्ण बनाना सिखाया जाता है। मौखिक कार्य भाषा की नींव तैयार करता है। मौखिक कार्य जो वर्बली होता है, मौखिक होता है, वो भाषा की नींव तैयार करता है। यह कथन किस विद्वान द्वारा दिया गया है? यह कथन दिया गया है आपके डोसे के द्वारा, कि डोसा जो होता है वो फास्ट फूड की नींव तैयार करता है, भाषा की नींव तैयार करता है। किस लिखित सामग्री को ज्यों का त्यों दोबारा लिखना ताकि लेखन शुद्ध सुंदर हो सके, उसे क्या बोला जाएगा? जैसा लिखा हुआ है एज इट इज वैसा ही लिखो, उसे अनुलेख कहेंगे। ध्यान रखना, उसे सुलेख मत कर देना जल्दबाजी में, उसे अनुलेख कहेंगे। और दूसरा, आप मुझे बताएं, जैसे मुझे पता है इसमें कौन कौन कमेंट करेगा, ये श्रुतलेख क्या होता है? इसका उत्तर सही है या नहीं, इसका तो बाद में फैसला करेंगे अपन। सुलेख क्या है और अनुलेख क्या है, और फिर आप बताएं कि इस प्रश्न का उत्तर सही है क्या। ये कमेंट जरूर करें। मैं ये देख रहा हूं कि लक्ष्य मालवीय नाम से जो आईडी है, वो बच्चा बच्ची जो भी, मैं भूल जाता हूं कि उसके पीछे बॉय है गर्ल है, तो वो हमेशा इस तरह के मैसेज को सीरियसली लेकर पूरा विस्तृत कमेंट करते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या, नीचे देखता हूं उसको लाइक्स भी बहुत बच्चे करते हैं। इसका मतलब कि कमेंट्स देखते हैं। कुछ लोग ये सीखते हैं कि चलो कमेंट्स का फायदा क्या होता है। कमेंट्स का ये भी फायदा होता है कि अगर कोई दो चार प्रश्नों में डाउट होता है तो नीचे कमेंट आते हैं कि भाई ये प्रश्न है, तो हम उन प्रश्नों को विशेष रूप से देखते हैं कि चलो हम भी एक बार चेक कर लेते हैं। सही होता है तो बोल देते हैं बच्चे नीचे कि नहीं नहीं ये सही है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, तो उससे उस बच्चे के क्लियर हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट है, हस्तलेख के असुंदर होने का प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से क्या माना गया? भाई हस्तलेख अगर असुंदर है तो इसका मतलब जो स्टार्टिंग कारण है वह फाउंटेन पेन का प्रयोग करना। किसका प्रयोग करना? फाउंटेन पेन का प्रयोग करना। आधुनिक शिक्षा शास्त्र के अनुसार भाषा शिक्षण के दौरान मुख्य फोकस किस पहलू पर होना चाहिए? आधुनिक शिक्षा शास्त्र के अनुसार भाषा शिक्षण के दौरान आप किसी को भाषा समझा रहे हो तो आपका मुख्य ध्यान किस चीज पर होना चाहिए? तो आपका क्या यह ध्यान केवल शुद्ध व्याकरणिक नियमों पर होना चाहिए? नहीं, विषय वस्तु के अर्थ और भाव पर। आप जो उसे पढ़ा रहे हो उसके भाव और अर्थ क्या है, बच्चों को उतना सा समझाओ बस। केवल लिपि विज्ञान या वर्तनी शुद्धता नहीं, साहित्यिक विधाओं के ऐतिहासिक ज्ञान नहीं, विषय वस्तु के अर्थ और भाव पर। हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौतियों के समाधान हेतु अहिंदी भाषी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए किन विधियों के प्रयोग का सुझाव दिया गया है? अगर मान लो कोई अहिंदी भाषी है तो वहां पर हम विद्यार्थियों को जो पढ़ाएंगे तो किन विधियों का प्रयोग करेंगे? तो वहां ऐसी कंडीशन पे केवल रसास्वादन विधि, जब उसे समझ ही नहीं आ रही है लैंग्वेज, तो आप रसास्वादन कैसे करवा दोगे? प्रत्यक्ष विधि, अनुवाद विधि, रूप गठन विधि का प्रयोग, व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद जब उसे समझ ही नहीं आएगा तो आप व्याकरण कैसे समझाओगे? संवेद पाठ आप कैसे करवा दोगे? बल्कि प्रत्यक्ष विधि है ना, वही आम से सॉरी टेक आम, आम है ना, ये लो आम वगैरह इशारा करते हुए प्रत्यक्ष विधि। अनुवाद विधि, या सीधा कि ये वाक्य है आपका और इसको हिंदी में ऐसे बोला जाएगा, या रूप गठन विधि, ये है इसका बेस्ट उपयोग। अब यहां से प्रश्न आ सकता है कि अहिंदी भाषी क्षेत्रों को विद्यार्थी पढ़ाने के लिए किन निम्न में से कौन सी विधि काम में नहीं आती? तो प्रत्यक्ष आती है, अनुवाद आती है, रूप गठन आती है, तो एक दूसरी होगी जो नहीं आएगी। नेक्स्ट है, हाँ जी भाई, रीट मेंस गार की बैच जो कंप्लीट 150 प्रश्नों का है और लाइव। देखिए इस बार बैचेस के दो फायदे मिलेंगे आपको, वो फायदे मैं आपको जो उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा। ठीक है, मैं यहां आपका समय नष्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। चलिए नेक्स्ट है, ध्वनि विज्ञान एवं लिपि विज्ञान के आधार पर
भाषाई कौशलों के वर्गीकरण में असत्य युग्म को आपको चुनना है। चलिए, सुनना और बोलना ध्वनि विज्ञान से संबंधित मुख्य एवं अनौपचारिक कौशल है। क्या ये असत्य है क्या? पहला ही अपन देखते हैं। तो यह असत्य नहीं है, बल्कि सुनना और बोलना ध्वनि विज्ञान से संबंधित मुख्य हैं, मतलब मुख्य हैं, लेकिन है कैसे? अनौपचारिक। पढ़ना लिखना लिपि विज्ञान से संबंधित है, मगर ये गौण है। मुख्य तो यही रहेंगे, पहले सुनना और बोलना आना चाहिए। अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को सुनना और बोलना आता है, तो लिपि विज्ञान से संबंधित है, प्लस ये गौण है, लेकिन ये औपचारिक है। ये क्या है? औपचारिक है। देखो, अनौपचारिक होना कोई बुरी बात नहीं होती, ये औपचारिकता करते हैं और वो अनौपचारिक है, वो व्यवहारिक है। सुनना और पढ़ना अवबोधात्मक कौशल। आप ये ज्ञान कैसे ग्रहण करोगे? या तो सुनकर या पढ़कर। बोलना और पढ़ना अभिव्यंजनात्मक प्रक्षेपणात्मक कौशल है, तो पढ़ने में प्रक्षेपण कैसा? ठीक है, तो यहां ये गलत 26 में 4 नंबर है। अब ये एक अच्छा प्रश्न बनाया हुआ है, और सस्वर वाचन के उप प्रकारों के संदर्भ में बालकों के उच्चारण संबंधी दोष को दूर करने हेतु उपचारात्मक शिक्षण के रूप में कौन सा वाचन सर्वाधिक उपयोगी है? कौन सा वाचन सर्वाधिक उपयोगी है? व्यक्तिक वाचन, सामूहिक वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। तो देखिए, सस्वर वाचन के उप प्रकारों के संदर्भ में बालकों के उच्चारण संबंधी दोषों को दूर करने के लिए, मान लो बच्चों में उच्चारण संबंधी दोष है, उनको दूर करने हेतु उपचारात्मक शिक्षण के रूप में, उपचारात्मक शिक्षण के रूप में कौन सा वाचन सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है? और वो है व्यक्तिक वाचन। व्यक्तिक वाचन को सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है। सरयू प्रसाद के अनुसार भाषाई कौशल विकास के त्रिस्तरीय क्रम में तृतीय स्तर पर किसे रखा गया है? तृतीय स्तर पर किसे रखा गया है? केवल अर्थ ग्रहण करते हुए सुनना, केवल शुद्ध उच्चारण के साथ बोलना, साथ साथ पढ़ना और लिखना, केवल अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। नहीं समझ आया ना? क्यों? क्योंकि ये शिक्षण विधियां हैं, इनको आपको टुकड़ों में एक एक शब्द को समझकर फिर प्रश्न हल करना। दोबारा पढ़े। सरयू प्रसाद के अनुसार इसको छोड़ दो, भाषाई कौशल का विकास हो रहा है, आपको इसके त्रिस्तरीय क्रम, तो कितना का स्तरीय क्रम है? त्रिस्तरीय क्रम, यानी जिसे तृतीय स्तर पर किसे रखा गया है? तृतीय स्तर पर क्या केवल अर्थ ग्रहण करते हुए सुनना, केवल शुद्ध उच्चारण के साथ बोलना, साथ साथ पढ़ना और लिखना, और केवल अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। तो जो त्रिस्तरीय क्रम में तृतीय स्तर पर जो चीज आएगी वो आपके है तृतीय वाले, साथ साथ पढ़ना और लिखना। ये इसका तीसरा स्तर है। अब में से विद्यार्थी है तो वो बताए वो दोनों स्तर कौन से है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप लोग जरूर जरूर इन प्रश्नों को अच्छे से समझ लें। आधे से ज्यादा प्रश्न आपके एज इट इज मिलने की पूरी संभावना है। मौन वाचन का अभ्यास सामान्यतः विद्यालय स्तर पर किस कक्षा से प्रारंभ करवाना चाहिए? ऐसे प्रश्न तो है ही, मानते हो? तो कक्षा 1, 2, 3, 5। तो देखिए, आयु अलग होती है और कक्षा अलग होती है। जब ये कक्षा पूछे तो अपने 3 से, और वैसे देखा जाए ना, मतलब एकदम वास्तविक मौन वाचन वो कक्षा 6 से होता है, लेकिन यहां कक्षा 3। शिक्षण विधि का उद्भव माना जाता है भारत, चीन, अमेरिका या रूस। कहां से माना जाता है? तो शिक्षण विधियों का उद्भव तो जो है वो मोस्टली अमेरिका से माना जाता है। नेक्स्ट है, शब्दों के अक्षरों के स्मरण करने के 3 मुख्य तरीके बताए गए। भाई, शब्द के अक्षर जो है उसको याद करने के 3 मुख्य तरीके बताए गए हैं, जिनमें से पहला है केवल देखकर सुनकर स्मरण किया जाए। केवल देखकर सुनकर स्मरण किया जाए, है ना? ठीक है, केवल देखकर सुनकर स्मरण किया जाए, जिसमें केवल क्रिया द्वारा अनुभव प्राप्त किया जाए, तीनों साथ हो, कम से कम 2 तो हो ही, जिसमें केवल देखने की ज्ञानेंद्रियों का अधिकतम प्रयोग हो। अब ऐसी कंडीशन पे आप कौन सा बताओगे? देखिए, ऐसी कंडीशन में जिसमें तीनों साथ साथ, जिसमें तीनों साथ हो या कम से कम 2 तो हो ही, ये विधि होगी अक्षरों को सीखने की सर्वोत्तम विधि। चलिए, नेक्स्ट है, कौन सी विधि मुख्य रूप से श्रवण कौशल यानी सुनने की क्षमता विकसित करने की विधि नहीं है? सुनने की,
अब सुनने की जो क्षमता विकसित करने वाली नहीं है, तो सस्वर में सुनाई देता है, कहानी का कथन करोगे सुनाई देगा, सुनकर लिखोगे सुनाई देगा। ध्वनि साम्य विधि में आपको जो है श्रवण कौशल विकसित नहीं होता। उसमें श्रवण कौशल विकसित कैसे होगा? एक जैसे शब्द एक बार बोल दिए, आपको शब्दों का अंतर ही पता नहीं चला। हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौतियों के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा एक प्रमुख समस्या के रूप में वर्णित है? कौन सी एक प्रमुख समस्या आती है? प्रमुख समस्या जो आती है वो ये आती है कि अहिंदी क्षेत्रों में हिंदी का द्वितीय भाषा के रूप में अध्यापन न होना, ये प्रमुख समस्या नहीं है। विद्यार्थी में केवल मनोवैज्ञानिक दोषों का पूर्णतः समाप्त हो जाना, ये भी केवल प्रमुख समस्या में नहीं है। हिंदी भाषा के अध्ययन में राजनीतिक हस्तक्षेप का अधिक होना, जो हिंदी भाषा चुनौती के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा एक प्रमुख समस्या के रूप में वर्णित है? राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण जो है हिंदी अभी तक भी आज पूरे देश की एक भाषा नहीं बन सकती। अगर राजनीति जो राजनेता हैं वो अगर चाहते तो क्या वो कन्विंस नहीं कर सकते? वो जब गलत कार्यों के अंदर मतलब लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, अपनी गलत धारणाओं का उनको फॉलोअर बना सकते हैं, तो अगर वो चाहते तो क्या पूरे देश की एक भाषा नहीं हो सकती थी? राय वर्ण के अनुसार बालक को शुद्ध वर्ण विन्यास सीखने में सर्वाधिक सहायता किस प्रक्रिया से मिलती है? राय वर्ण के अनुसार बालक को शुद्ध वर्ण विन्यास सीखने में सर्वाधिक सहायता किस प्रक्रिया से मिलती है? तो सर्वाधिक सहायता मिलती है आपके शुद्ध उच्चारण की दिशा से, शिक्षा से, सॉरी। भारत में शिक्षण विधि के नामकरण, जो शिक्षण विधियों का नामकरण दिया गया, उसका श्रेय किसको जाता है? उसका श्रेय जाता है प्रोफेसर डी तिवारी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के संबंध में विद्वानों के विचारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, जो भाषा के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने जो विचार दिए हैं, पंथ कहते हैं कि संसार का नादमय चित्रण है, जबकि स्वीट कहते हैं ध्वन्यात्मक शब्दों और विचारों का आदान प्रदान करना ही असल में क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। सीताराम चतुर्वेदी, भाषा विहीन व्यक्ति केवल बुद्धि विहीन नहीं बल्कि भाव विहीन भी होता है। तो ये प्रश्न, ये परिभाषा सीताराम चतुर्वेदी की नहीं है। आपसे मेरा प्रश्न ये रहेगा, ये परिभाषा किसकी है? कमेंट में जरूर बताएं। माइकल वेस्ट कहता है भाषा ही वह तत्व है जिससे हमारी आत्मा का गठन होता है। भाषा ही वह तत्व है जिससे हमारी आत्मा का गठन होता है। जॉन डीवी और स्मिथ टॉलमैन, देखो जॉन डीवी, स्मिथ, टॉलमैन, इनके बताए गए शिक्षण के चरों के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। किसका चयन कीजिए? असत्य कथन का चयन कीजिए। जॉन डीवी ने शिक्षण को एक त्रिमुखी प्रक्रिया माना है, ठीक है, तो ये तो सत्य है। स्मिथ और टॉलमैन के अनुसार पाठ्यक्रम एक मध्यस्थ चर है, ये भी दूसरी बात आप सीख लीजिए। तीसरी, स्मिथ एंड टॉलमैन ने विद्यार्थी को स्वतंत्र चर नहीं माना है, तो यहाँ पे गलत है, ये गलत है। स्मिथ एंड टॉलमैन ने शिक्षक को स्वतंत्र चर माना है, हाँ बिल्कुल ये सत्य है, शिक्षक है वो स्वतंत्र चर है। यहाँ तीन बातें सीख लीजिए, ठीक है। देखो यहाँ आपका पेपर नजदीक है, इसलिए मैं सिर्फ आपको एक मूल्यांकन करवा रहा हूं, ये आपका टेस्ट चल रहा है। जब आगे रीट में, मेंस में हम जब करेंगे शिक्षण विधियां, तो कम क्वेश्चन लाएंगे, 20-20, 30-30 क्वेश्चन लाएंगे और उनकी व्याख्या कर करके आपको एमसीक्यू मजबूत करेंगे। तब हम व्याख्या करेंगे, साहित्य भी पढ़ेंगे, व्याकरण भी पढ़ेंगे, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए, है ना। बालकों के सर्वांगीण विकास की अवधारणा है शिक्षण, मापन या शिक्षा। निम्न अवधारणाओं में से बालक के सर्वांगीण विकास की अवधारणा कहां देखने को मिलेगी? तो वो मिलेगी आपको शिक्षा, ना कि मापन। शिक्षण, शिक्षण क्या सामाजिक प्रक्रिया है, बालक के विकास में सहायता प्रदान करने वाला साधन है, विकास का एक क्रम है, या आजीवन चलने वाली प्रक्रिया? मेरे हिसाब से तो इसमें आप लोग उत्तर दोगे कि बालक के विकास में, देखो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया क्या है? एक तो सीखना, या हम इसे बोल सकते हैं अधिगम, यह आजीवन चलता रहता है। बालक के विकास में सहायता प्रदान करने वाले जो साधन है ना, असल में वही तो क्या है? शिक्षण है। नेक्स्ट है, शिक्षण कम परिपक्व और अधिक परिपक्व व्यक्ति के मध्य एक मानवीय संबंध है। एक तरफ होता है कम परिपक्व, यानी परिपक्व दोनों होते हैं, एक कम होता है एक अधिक होता है, ठीक है, जिसमें अधिक शिक्षित व्यक्ति का कम परिपक्व व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षण की ये जो परिभाषा है, ये असल में किसने दी है भाई? तो ये परिभाषा मॉरिसन, स्मिथ या फिर बर्टन ने नहीं, ये परिभाषा मॉरिसन की है कि शिक्षण क्या है? तो कम परिपक्व और अधिक परिपक्व व्यक्ति के मध्य एक मानवीय संबंध है। शिक्षण है डैश 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 है, जबकि शिक्षा क्या है? तो शिक्षण एक साधन है, जबकि शिक्षा एक साध्य है। हम शिक्षण के माध्यम से, हम क्या बोलते हैं? शिक्षण के माध्यम से हम क्या चाहते हैं? शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या हुआ? शिक्षा उद्देश्य है, इसका मतलब ये क्या है? ये है साध्य। तो ये हमारा साध्य है और ये है साधन।
तो साधन और साध्य। गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण के विशिष्ट जो उद्देश्य के संदर्भ में कौन सा कथन तार्किक रूप से सही है? ध्यान से समझें इस प्रश्न को। हाँ, गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों के संदर्भ में कौन सा कथन तार्किक रूप से सही है? देखिए, गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य रसानुभूति करना, ये पहला ही गलत बोल दिया, जबकि पद्य का शब्द भंडार करना। गद्य शिक्षण भाषा के शास्त्रीय पक्ष पर जोर देता है, जबकि ये जो पद्य है वो स्पष्ट अभिव्यक्ति पर। ये 42, ये बात भी गलत ही लग रही है, शास्त्रीय पक्ष पर जोर नहीं देगा। गद्य शिक्षण में शब्दों मुहावरों का ज्ञान मुख्य है, जबकि पद्य में सौंदर्य अनुभूति मुख्य है। ये मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। गद्य शिक्षण कल्पना शक्ति को रोकता है, बिल्कुल सत्य है। कल्पना शक्ति को रोकता है, कहानी कल्पना ही तो है, जबकि पद्य शिक्षण उसे विकसित करता है ना, गलत बात है यहाँ पे। तो इसका उत्तर होगा ये। सत्य कौन सा है? 3 नंबर है। प्रश्न बहुत बढ़िया लगा मुझे। 43, प्राथमिक माध्यमिक उच्च स्तर पर जो है पद्य शिक्षण की विधियों का कौन सा समूह पूर्णतः सही है? प्राथमिक माध्यमिक उच्च स्तर पर अगर आपको कविता पढ़ानी है तो कौन सी विधियों का जो जोड़ा है वो पूर्णतः सही है? वो तो आप देखिए, माध्यमिक में खंडान्वय विधि, उच्च स्तर समीक्षा विधि। ठीक है, प्राथमिक में ये जो माध्यमिक, हाँ, माध्यमिक में तो खंडान्वय और उच्च स्तर पर समीक्षा विधि। ठीक है, यहाँ उच्च स्तर पर व्याख्या विधि, ये तो पद्य शिक्षण से संबंधित थोड़ी है। और ये प्राथमिक अभिनय, माध्यमिक व्यास विधि नहीं, माध्यमिक रसास्वादन विधि, उच्च स्तर पर गीत विधि नहीं। तो यहाँ पे गलतियां ही गलतियां हैं, लेकिन ये जोड़ा सही है कि माध्यमिक में खंडान्वय और उच्च स्तर पर समीक्षा विधि करके, यानी किसी भी पद्य शिक्षण की समीक्षा करके। इसमें हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है व्यतिरेक विधि के बारे में आपने सुना होगा, तो इन कथनों पर आपको विचार करना है। यह प्रथम भाषा सीखने की सर्वोत्तम विधि है। पहला प्रश्न, ये प्रथम भाषा सीखने की सर्वोत्तम विधि है। प्रथम भाषा सीखने की सर्वोत्तम विधि व्यतिरेक नहीं, व्यतिरेक तो तुलना करती है। इसमें दो भाषाओं के मध्य समान और असमान तत्वों की तुलना होती है, ये बात सही है। भोलानाथ तिवारी ने इसे द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि माना, बिल्कुल नहीं माना, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। यह विधि कठिन से सरल की और शिक्षण सुस्तर पर कार्य करती है, तो बिल्कुल व्यतिरेक विधि जो दो भाषाओं के मध्य समान और असमान तत्वों की तुलना करती है, प्लस ये कठिन से सरल की ओर चलती है, तो इसका मतलब, रुको 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 रुको, ये थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है। भोलानाथ तिवारी ने द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि माना है, ये बात, ये कठिन से सरल नहीं, ये तो सरल से कठिन होनी चाहिए। कठिन से सरल कैसे होगा? सरल से कठिन, इसका मतलब ये गलत होगा। तो बी और सी, बी और सी ये सही है। ठीक है, आपको कोई डाउट लगे तो बता देना, बाकी बी और सी सही है। निम्नलिखित में से किस अनुकरण द्वारा शिक्षक छात्र को सीखने के लिए हल्के हाथ से विशेष प्रकार की अभ्यास पुस्तक पर अक्षर की आकृति बनाकर देता है? किस अनुकरण द्वारा? उसे बोलते हैं किसी रचना का अनुकरण नहीं, रूपरेखा का अनुकरण, या फिर स्वतंत्र अनुकरण। स्वतंत्र अनुकरण नहीं होता, वो असल में एक रेखा का अनुकरण ही होता है। नेक्स्ट है कि श्रुत लेखन अभ्यास विधि जो होती है उसके संबंध में फ्रॉबेल और मॉन्टेंसरी के विचारों का वैचारिक अंतर क्या है? तो उनका वैचारिक अंतर है, फ्रॉबेल वाचन को शारीरिक प्रक्रिया मानते हैं, मॉन्टेंसरी मानसिक मानते हैं। फ्रॉबेल लिखने से पहले पढ़ना सिखाने पर बल देते हैं, मॉन्टेंसरी वाचन से पहले लिखने पर। फ्रॉबेल चित्रांकन पर विषय का विरोध करते हैं, मॉन्टेंसरी चित्रांकन का समर्थन करते हैं। फ्रॉबेल इसे केवल प्राथमिक स्तर के लिए मानते हैं और मॉन्टेंसरी इसे उच्च स्तर के लिए मानते हैं। तो ध्यान से समझो, फ्रॉबेल लिखने से पहले पढ़ना सीखने पर बल देते हैं। फ्रॉबेल कहते हैं लिखने से पहले पढ़ो, पली, लिप नहीं करना है, पली करता है, जबकि मॉन्टेंसरी क्या करते हैं? लिप। वही, अब वो जो सुबोपल्ली और सुबोलिप, उसी चीज को व्याख्यायित करके आपसे प्रश्न पूछा है, और ये प्रश्न बहुत बड़ा आ गया, कठिन आ गया। कुछ नहीं है, घबराना मत, पेपर के अंदर दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती है सब रिलैक्स माइंड से आप तो करना। आगमन विधि के चरणों का सही मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है? आगमन विधि के सबसे पहले हम क्या करते हैं? आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर चलती है। उदाहरण से किस ओर चलती है? वो नियम की ओर चलती है। निरीक्षण करते हैं, फिर हम सामान्यकरण करते हैं, फिर परीक्षण करते हैं। तो यहां पे होगा तो यही, बस सामान्यकरण निरीक्षण में पहले निरीक्षण होता है, फिर सामान्यकरण, फिर परीक्षण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र निगमन विधि से संबंधित है? इस टाइप के एक क्वेश्चन आरपीएससी का फेवरेट होता है। निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है, ये पूछ रहा नहीं है, तो ये तो है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, तो ये रहा।
अमूर्त से मूर्त की ओर ये रहा, ये चलता है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, तो यहाँ पे गलत है 48 में 2 नंबर। सामान्य से विशिष्ट चलेगा, विशिष्ट से सामान्य जो है वो आगमन। रसास्वादन विधि के तहत कविता के स्वरूप को समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। रसास्वादन विधि के तहत कविता के स्वरूप को समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें शामिल नहीं है? तो अभिव्यक्ति का सौंदर्य होता है, भावों का सौंदर्य होता है, विचार। ये तार्किक कोई मैथ थोड़ी पढ़ रहे हैं, तार्किक कोई मैथ थोड़ी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, समवाय यानी जिसे सह संबंध से संबंधित सिद्धांतों और उनके प्रवर्तकों को आपको असंगत युग्म छांटना है। सिंपल क्वेश्चन है। संप्रत्यात्मकता हर्बर्ट, केंद्रीकरण जिल्लर, सामंजस्यकरण फ्रॉवेल का नहीं है। प्रश्न ये उठेगा किसका है? क्यों ये प्रश्न बीच बीच में पूछ रहा हूं, कमेंट जरूर करना, इससे आप एक्टिव रहोगे, सक्रिय रहोगे। दूसरा कि रटे रटाए, वरना तो ये हो जाएगा रटे रटाए उत्तर दे रहे हो। ये अगर फ्रॉवेल का नहीं है तो आखिर ये है किसका? बुनियादी शिक्षा गांधी जी की है, बुनियादी शिक्षा गांधी जी की है, तो यहां पे 3 नंबर बताना ये किसका है। नेक्स्ट है, निम्न अनुकरणों में से लिखित अनुकरण का एक प्रकार का कौन सा अनुकरण है? लिखित अनुकरण का एक कौन सा अनुकरण है? तो वो अनुकरण और कोई नहीं, वो है आपके स्वतंत्र अनुकरण। कौन सा है? स्वतंत्र। नेक्स्ट, अनुकरण विधि की मुख्य विशेषता क्या है? अनुकरण विधि की मुख्य विशेषता है अनुवाद शिक्षा देने में समय अधिक लगता है। ये तो दोष हो गया, सामूहिक कक्षाओं अंग्रेजी शिक्षण में उपयोगी नहीं, उच्च कक्षाओं में अनुपयोगी विधि, और बालकों के अधिगम में सर्वाधिक उपयोगी विधि। बालकों के अधिगम में सर्वाधिक उपयोगी विधि। भाषा संसर्ग विधि के संबंध में कौन सा कथन इसके दोष को इंगित नहीं करता है? भाषा संसर्ग विधि के मतलब 3 दोष है और 1 दोष नहीं है। तो भाषा संसर्ग विधि, इसका मतलब ये होता है इसमें व्याकरण के नियमों की जानकारी अधूरी रह जाती है, तो इसका दोष है। यह विधि उच्च स्तर के विद्यार्थियों हेतु पूर्णतः अनुपयोगी है। ये भी सही बात है, मतलब है तो दोष ही ना, इसके दोष को इंगित करता है, ठीक है। और यह विधि पूर्ण से अंश की और समानता के सिद्धांत पर कार्य करती है। पूर्ण से अंश, यहां गड़बड़ लग रही है मुझे, यहां गड़बड़ लग रही है भैया। इसमें क्रमबद्ध और व्यवस्थित व्याकरण का ज्ञान देने की क्षमता नहीं होती। ये भी ये दोष है, दोष है, दोष है। गड़बड़ का मतलब ये हुआ ये दोष नहीं है, ये दोष नहीं है, इसका उत्तर होगा यही। प्रश्न यही होगा, क्योंकि ये पूर्ण सेंस की ओर चलती है और समानता के सिद्धांत, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर यहाँ होता ना कि सिद्धांत पर कार्य नहीं करती, तब इसका दोष होता। प्रश्न क्या पूछ रहा है? दोष को इंगित नहीं करता है, इसका मतलब बाकी 3 दोष हैं, 1 दोष नहीं है, ठीक है। तो 53 में 3 हो गया। नेक्स्ट है, अनौपचारिक या सैनिक विधि जो होती है उसकी विशेषताओं में शामिल नहीं है। उसकी विशेषताओं में क्या शामिल नहीं है? तो देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका में इसमें वार्तालाप के पेशा लेखन कौशल पर अधिक बल दिया गया। मुझे बताओ, अनौपचारिक या सैनिक विधि में तो लेखन कौशल का नाम तक नहीं है। श्रवण और उच्चारण, ये 2 ही अनुकरण का विशेष महत्व है। अनुकरण परिस्मरण विधि भी कहा जाता है। तो उत्तर तो इसका हो गया 54 में 2। नेक्स्ट है, अनुकरण की निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर प्रभावशाली विधि है? अनुकरण की प्राथमिक स्तर पर प्रभावशाली विधि जैक्टॉट विधि। कौन सी विधि? जैक्टॉट विधि। जहां एक ही अक्षर की अनेक ध्वनियां हो, अक्षर एक है मगर अनेक ध्वनियां हो, जहां पर लिखा हुआ कुछ और, बोला कुछ और जाता है, जैसे साइकोलॉजी की स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है, उन भाषाओं के लिए सबसे बेस्ट विधि कौन सी है? तो उनके लिए सबसे बेस्ट विधि है भैया उच्चारण करवाओ ढंग से। नेक्स्ट, अध्यापक अपने शिक्षण के दौरान जो भी सहायक कार्य या गौण कार्य करता है वह क्या कहलाता है? शिक्षण के दौरान जब वो सहायक कार्य या गौण कार्य करता है तो उसे प्रविधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रविधि। नेक्स्ट, अनुकरण कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 5, 4? तो अनुकरण तो सबको पता है कितने प्रकार का, बिल्कुल सही है, 58 प्रकार का अनुकरण होता है, और ये नाम कई बार आ चुके हैं, आपको पता भी है। साहचर्य विधि, मौर्य मॉन्टेंसरी के कार्य प्रणाली के संबंध में आपको सत्य कथन बताना है। साहचर्य विधि मौर्य मॉन्टेंसरी के कार्य प्रणाली के संबंध में सत्य कथन, इसमें शिक्षक अमूर्त धारणाओं को व्याख्यान द्वारा स्पष्ट करता है। सत्य बताना है। सत्य, सत्य है, इसका मतलब हो जाएगा 59 नंबर। हाँ ठीक है, फिर मेरा सही है। इसमें शिक्षक अमूर्त धारणाओं का व्याख्यान, अमूर्त अवधारणाओं का व्याख्यान द्वारा स्पष्ट करता है। साहचर्य विधि में ऐसा नहीं होता। इसमें वस्तुओं के सामने नाम के कार्ड रखकर मिलान करवाया जाता है, ये होती है असल में साहचर्य विधि। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष विधि के संदर्भ में आपको कुछ कथनों पर विचार करना है, और विचार करके देखें
इसमें मातृभाषा का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है, बिल्कुल प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होता है। इसमें वस्तु और शब्द के मध्य सीधा संबंध स्थापित किया जाता है, सत्य बात है। व्याकरण ज्ञान के बिना इसमें सुगमता से लेखन संभव है नहीं है। भारत में इसका प्रयोग सर्वप्रथम टिपिंग और बंगाल में टिपिन खोला था, इसलिए बंगाल में टिपिंग द्वारा किया गया, सही है। तो ए, बी और डी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट, फाउंडेशन बैच शून्य से शिखर तक शिक्षक भर्ती परीक्षाओं हेतु समर्पित बैच है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी आप लोगों से इतना ही कहूँगा इस क्लास को, आप पिछले 4-5 दिनों से क्या हो रहा है, आप बोलो ना बड़ी समस्या क्या है, आप सोचोगे सर आपने शिक्षण विधियाँ कल नहीं कराई। हमारे चैनल पर लगातार कोई ना कोई जो है स्ट्राइक डालने का प्रयास कर रहा है। लगभग 2 से 3 वीडियो जो हैं वो रात को हटा दिए गए हैं यूट्यूब से। इसी प्रकार के से जो फाउंडेशन बैच है शून्य से शिखर तक वाले, उसके 2 रील्स बनाई हुई थी, जो हमने शॉर्ट डाल रखे थे, वो भी हटा दिए गए। क्योंकि इसमें जब एक बोला गया है कि सबसे सस्ता इसमें कोर्स भी होगा, क्लासेस भी होंगी, लाइव भी होगा, रिकॉर्ड भी होगा, सभी भर्तियों के लिए शामिल होगा, तो इतना कुछ कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं और 2 वीडियो यूट्यूब से रात को डिलीट कर दिए गए। इसका मतलब कोई ना कोई स्ट्राइक कर रहा है। तो आप मजबूत करें इस चैनल को, सब्सक्राइब करें और अपना जो एनडीसी हिंदी हब वाला जो दूसरा चैनल है उसे भी सब्सक्राइब रखें, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ रिस्क नजर आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों से बस यही इच्छा है कि सपोर्ट करें। नहीं करोगे तो देखो भले ही मत करो, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। अब थोड़ा मुश्किल होगा, इतना ही होगा, उससे इससे अलग एक्स्ट्रा कुछ नहीं होना। ठीक है, भाषा प्रयोगशाला विधि के आवश्यक उपकरणों में, क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं ना फ्री से, तो बहुत मतलब आपको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझसे अच्छा पढ़ाते हैं टीचर, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं तो अभी तो सीख रहा हूं। क्रमबद्ध रूप से पूरा कोर्स यूट्यूब पर किसने करवाया है, बस वो ढूंढ के बता दो मुझे। यहां पर लोग एक चैप्टर करवाते हैं, एक चैप्टर का एक क्लास करवाते हैं और बाकी कहते हैं कि उसके लिए कोर्स खरीद लो। मैंने कोर्स दिया है जिन बच्चों को, उनको वहां पूरा करवाया। और मैं एक स्पष्ट बात बताऊं, कोर्स लो चाहे नहीं लो, यूट्यूब पे भी मैं करवाता हूं, मैं करवाता आया हूं और मैंने करवा दिया है। अब मैं एप्लीकेशन पर ही फाउंडेशन बैच स्टार्ट करूंगा। तो आज तक यूट्यूब पे अगर फ्री करवाया तो लोगों को ऐतराज हो रहा है, तो अब हम जब सस्ता देंगे तो ऐतराज तो होगा, इसलिए जरूर ध्यान रखें। रिक्वेस्ट तो यही है कि थोड़ा सा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाएं, ज्यादा से ज्यादा। भाषा प्रयोगशाला विधि के आवश्यक उपकरणों में श्रवण प्रकोष्ठ और नियंत्रण प्रकोष्ठ शामिल है। इस विधि के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? भाषा प्रयोगशाला विधि के आवश्यक उपकरणों में श्रवण प्रकोष्ठ और नियंत्रण प्रकोष्ठ शामिल है। ठीक है, इस विधि के प्रवर्तक कौन है? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, डैनियल डेविस और लॉरेंस एम स्टालूरो। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष विधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? नवीन ज्ञान को सम्मुख दिखाकर शिक्षण देना। प्रत्यक्ष विधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? नवीन ज्ञान को सम्मुख दिखाकर शिक्षण देना, छात्रों द्वारा अध्यापक की तरह कार्य करना, प्रतिमान द्वारा क्रिया करके दिखाना, केवल 1 तथा 3 सही है। तो प्रत्यक्ष विधि का शाब्दिक अर्थ यह होता है कि इसमें नवीन ज्ञान को सम्मुख दिखाकर शिक्षण देना और प्रतिमान द्वारा क्रिया करके दिखाना, यानी केवल 1 और 3 सही हैं। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष विधि के गुण दोष के संबंध में आपको असत्य कथन बताना है। यह विधि साहित्य शिक्षण में कम और विज्ञान शिक्षण में अधिक उपयोगी है। बिल्कुल सत्य बात है, प्रोजेक्ट मॉडल वगैरह विज्ञान में होते हैं। यह विधि पूर्णतः छात्र केंद्रित है, जिसमें छात्र स्वयं करके सीखता है। छात्र कहाँ स्वयं करके सीखता है, ये गलत है गुण दोष के संदर्भ में। सॉरी, पहले गुण और दोष की बात आई ना, गुण और दोष दोनों चीजें आई है। जैसे यह विधि पूर्णतः छात्र केंद्रित, हाँ ये गलत है बिल्कुल। यह मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र पर आधारित मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक है ये, इसे पूर्णतः, यहां गलती असल में यहां है, ये भी आपको बता दूं। इसमें सैद्धांतिक के साथ व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये भी सत्य बात है, लेकिन यहां गलती है 63 में 2। नेक्स्ट है, अभिक्रमित अनुदेशन के ऐतिहासिक विकास का सही क्रम या सम्मेलन क्या है? सिडनी अल्प्रेसी ने सबसे पहले 1954 की बात करूं तो इस शब्द का प्रयोग किया था, अभिक्रमित अनुदेशन। इस शब्द का प्रयोग करता थे सिडनी अल्प्रेसी, सर्वप्रथम 1954 में शब्द का प्रयोग किया गया था। स्किनर ने 1926 में रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो दिया था। साक्ष्य अभिक्रमित अनुदेशन नॉर्मन क्राउडर द्वारा दिया गया था, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पर गलती तो आ गई ये।
अब इस शब्द का प्रयोग 1954 में सिडनी एंड प्रेसी, यहां पर गलती आ गई ये, ठीक है। और साक्य अभिक्रमित अनुदेशन है वो 60 में साक्य क्राउडर, ये बिल्कुल सही है। गणितीय पैट्रिक स्पेस वगैरह ये भी गलत है। अब ये प्रश्न बहुत गजब है। अब आप पहले बताओ 1954 में मतलब अभिक्रमित अनुदेशन शब्द का प्रयोग कब किया गया? आपके पास थ्योरी पड़ी होगी, मेरे पास तो थ्योरी है, मैं तो अभी देख के बोल दूंगा, लेकिन आप बताओ बिना देखे याद है? दूसरा, किसने किया? तीसरा, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन इतना फेमस है, इसका ईयर आपको याद नहीं आ रहा? अरे यार सर पढ़ा तो बहुत बार है, स्लिप ऑफ माइंड हो गया, क्यों याद नहीं आ रहा? साक्य 60 का है। मैथ्स जो है गणित अभिक्रमित 1965, लेकिन किसका है? मेन प्रश्न उठेगा किसका है? ये जो जितने भी अभिक्रमित अनुदेशन है अपने किताब के अंदर स्पष्ट प्रवर्तक और अनुदेशन सब चीज लिखी हुई है सन सहित। प्रश्न बहुत सरल हैं। शिक्षण द्वारा पाठ पढ़ाने के लिए तैयार की गई योजना क्या कहलाती है? जब शिक्षण किसी तैयार की गई योजना बनाता है तो पाठ्य योजना होती है, पाठ्यक्रम योजना होती है, इकाई योजना होती है या महायोजना होती है? तो देखो उसे आप क्या बोलोगे, पाठ योजना या इकाई योजना में आपका कंफ्यूजन होगा और आप लास्ट में उत्तर दे देंगे पाठ योजना। नेक्स्ट है, प्रभावी पाठ योजना के लिए निम्न में से पहली और महत्वपूर्ण आवश्यकता है। प्रभावी जो पाठ योजना है उसके लिए निम्न में से पहली और महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? शिक्षक संसाधनों की अपर्याप्तता, विषय वस्तु का संपूर्ण ज्ञान, समर्पण या उक्त सभी। तो इसमें होता है विषय वस्तु का संपूर्ण ज्ञान। नेक्स्ट है, पठन पाठों के निम्न में से कितने पाठ रूप हिंदी शिक्षण में प्रचलित हैं? 4 प्रकार के पाठ होते हैं। प्रश्न आपसे यही है, कौन कौन से? कौन कौन से? नेक्स्ट है अनुकरण। देखो कब मैं बता रहा हूं, जो नए बच्चे देख रहे होंगे बोलेंगे सर आप बता रहे हो नहीं सारे, वो फलाने टीचर हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो चारों स्पष्ट करते हैं। बिल्कुल सत्य बात है, नो डाउट इसमें, लेकिन मैंने हजारों बार इन चीजों को स्पष्ट कर दिया है। मैंने शिक्षण वीडियो की बहुत सी क्लासेस ले ली है, उसमें मैं बहुत जो है इस तरह की व्याख्या कर चुका हूं। अब बात यह उठती है कि आपका 2 दिन बाद पेपर है, आपको कितना याद है? और ये चीज याद है तो नहीं है तो क्यों नहीं है? इसलिए ये आपका मूल्यांकन टेस्ट है। अनुकरण का अर्थ क्या है? अनुसरण करना, पीछा करना, छात्रों द्वारा अध्यापक की तरह कार्य करना या उपरोक्त सभी। अनुकरण का मतलब होता है अनुसरण करना। क्या होता है? नहीं, उपरोक्त सभी। अनुसरण, पीछा, अर्थ तो तीनों ही है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन और साक्ष्य अभिक्रमित अनुदेशन जो होता है उसके मध्य मुख्य अंतर क्या है? रेखीय में 20 से कम होते हैं, साक्ष्य में 25 से कम फ्रेम होते हैं। पहला अंतर यही होगा मेरे हिसाब से, लेकिन फ्रेम में 20 से कम या 25 से कम। रेखीय सामान्य बुद्धि बालकों के लिए है, मध्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर पूछा है तो रेखीय सामान्य बुद्धि बालकों के लिए, साक्ष्य प्रतिभाशाली के लिए है। तो क्या रेखीय सामान्य बुद्धि बालकों के लिए ही है और साक्ष्य प्रतिभाशाली के लिए? क्या ये इसने पूछा मुख्य अंतर, और असल में यही मुख्य अंतर साबित होगा। सबसे मुख्य अंतर यह कि वो सामान्य बुद्धि वालों के लिए है और ये साक्ष्य। रेखीय में त्रुटि होने पर तार्किक कारण बताया जाता है, जबकि साक्ष्य में नहीं। रेखीय का प्रयोग मशीन से होता है जबकि साक्ष्य केवल पुस्तकों से। लेकिन मुख्य अंतर है वो सामान्य बुद्धि और ये प्रतिभाशाली। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के संदर्भ में कौन सा चरण इसके 8 चरणों में शामिल नहीं है? जो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के 8 चरण है। अब ये प्रश्न आपको ये दर्शाता है कि आपको 8 चरण पता है कि नहीं है। उन 8 में एक शामिल नहीं है, तो उन 8 में कौन सा शामिल नहीं है? आत्मीकरण और सुव्यवस्थीकरण नाम से जो चरण है वो ऐसा कोई चरण नहीं है। बाकी विषय वस्तु का आवंटन, शिक्षक द्वारा स्पष्टीकरण, पूर्व ज्ञान की जांच, ये सब इसमें शामिल है। बाइनिंग एंड बाइनिंग के अनुसार पर्यवेक्षित अध्ययन पद्धति की योजनाओं में सम्मेलन योजना का क्या अर्थ है? विषय विशेषज्ञ द्वारा एक विशाल जन समूह को शिक्षण कराना, 2 कालांशों में निरंतर रूप में सामूहिक स्वाध्याय करना, पिछड़े बालकों को विशिष्ट सम्मेलन करके शिक्षा प्रदान करना, या एक शिक्षक द्वारा कार्य करवाना और दूसरे द्वारा निरीक्षण करना। ये पूछ क्या रहा है? पर्यवेक्षित अध्ययन पद्धति की योजनाओं में सम्मेलन योजना का क्या अर्थ है? तो सम्मेलन योजना का अर्थ होता है पिछड़े बालकों को विशिष्ट सम्मेलन करवा के शिक्षा प्रदान करना। व्याख्यान विधि को जो ब्राउन महोदय ने 5 प्रकारों में बांटा है, इनमें से समस्या केंद्रित जो व्याख्यान है उसका मुख्य लक्षण क्या है? विषय वस्तु को छोटे छोटे तार्किक क्रमों में संगठित किया जाता है, किसी विशिष्ट समस्या को केंद्र में रखकर व्याख्यान दिया जाता है, इससे पूर्व में किए गए किसी अनुसंधान शोध पर बल दिया जाता है, इसमें 2 भिन्न विचारधाराओं का उचित मानदंडों से मूल्यांकन किया जाता है। क्या है? तो इसका उत्तर होगा इसमें पूर्व में किए गए किसी अनुसंधान या शोध पर बल दिया जाता है। पढ़ लेना, जट्टो 5 प्रकार में बांटा है। मुख्य लक्षण क्या है? समस्या केंद्रित व्याख्यान जो होता है उसका मुख्य लक्षण होता है
कि इसमें पूर्व में किए गए किसी अनुसंधान या शोध पर बल दिया जाता है। नहीं नहीं यार, ये गलत लग रहा है मुझे, ये गलत लग रहा है, ये तो सही था। समस्या केंद्रित है, तो ये पूर्व अनुसंधान कहाँ है या समस्या केंद्रित व्याख्यान में पढ़ने में त्रुटि रह रही है। इसमें किसी विशिष्ट समस्या को केंद्र में रखकर, हाँ ये होना चाहिए, होना क्या चाहिए, 100% यही है, ये है भाई 2 नंबर आंसर इसका, 3 नंबर नहीं है, दिमाग स्लिप हो गया। विशिष्ट समस्या को केंद्र में रखकर व्याख्यान दिया जाता है, समस्या केंद्रित, ठीक है। ध्वनि साम्य विधि के प्रवर्तक एवं उसके दोष का सही युग्म क्या है। जो ध्वनि साम्य विधि है उसके प्रवर्तक और उसके दोष का सही युग्म क्या है, तो उसके दोष का सही युग्म है माइकल सैमर। बालक स्वयं निरर्थक शब्दों का निर्माण कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था ना स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन के आसपास कि ध्वनि साम्य विधि का सबसे बड़ा दोष यही है कि बालक जो है स्वयं कट पट चट मट लट ना एकदम से निरर्थक शब्दों का निर्माण कर लेता है। सही युग्म पूछा है। किसी शिक्षक द्वारा माध्यमिक स्तर पर बच्चों को शैली आधारित रचना सिखाने हेतु उपयोग की विधि कौन सी है। तो जब भी आप शैली आधारित जो रचना सिखा रहे हो तो उसकी मुख्य विधि आपकी होगी रचना या अनुकरण विधि, रचना अनुकरण विधि। नेक्स्ट है, निम्न से किस विधि का सूत्रपात जो है वो अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है और वो विधि है आपके प्रत्यक्ष विधि, जिसका अंग्रेजी भाषा या दूसरी भाषा सिखाने के लिए हुआ है, वैसे अंग्रेजी भाषा स्पेशल। रीट मेंस 2026-27 को ध्यान में रखते हुए, भले ही मेंस अभी 27 में आने वाला है, लेकिन एक व्यवस्थित और लंबा चलने वाला और लगभग 2 साल वैलिडिटी के साथ शानदार कोर्स जो है आपको उपलब्ध करवाया जाए। जानकारी आपको आजकल में ही देने वाले हैं। प्रत्यक्ष विधि का भारत में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। भारत में सर्वप्रथम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे श्री बंगाल में टिपिंग, श्री टिपिंग, उन्होंने बंगाल में सबसे पहले किया था। प्रत्यक्ष विधि में मौखिक भाषा शिक्षण का माध्यम क्या होता है। प्रत्यक्ष विधि जो होती है उसमें मौखिक भाषा शिक्षण का माध्यम होता है आपके भाषण। क्या होता है, भाषण। नेक्स्ट है, दल शिक्षण सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं है। जो दल शिक्षण के सिद्धांत होते हैं उसमें अधिगम का निरीक्षण सिद्धांत शामिल होता है, तत्पर रखने का सिद्धांत शामिल होता है, तत्परता का सिद्धांत शामिल होता है, शिक्षक क्षमता का शामिल होता है, लेकिन एक तरफा श्रवण ऐसा कोई सिद्धांत नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विधियों में से किस विधि का मुख्य सिद्धांत है कि जिस प्रकार बालक श्रवण अनुकरण द्वारा मातृभाषा सीख लेता है उसी प्रकार वह दूसरी भाषा भी सीख सकता है। ये लक्षण है प्रत्यक्ष विधि का। किसका है, प्रत्यक्ष विधि। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि को सुगम पद्धति अथवा प्राकृतिक विधि भी कहते हैं। ध्यान रखना, सुगम विधि या प्राकृतिक विधि भी कहते हैं, और वो है आपके समीक्षा विधि। कौन सी है, समीक्षा विधि। अरे यार ये रुकना एक बार, ये गलत लग रहा है मुझे। ये नहीं होगी क्या प्रत्यक्ष विधि, ये समीक्षा कहां से आ गई, किताब में गलत लगाया हुआ है क्या। हाँ किताब में सही है, मैंने गलत बता दिया, माफी चाहता हूं। प्रत्यक्ष विधि ठीक है, प्राकृतिक या सुगम विधि ये होती है। द्विभाषा विधि के अनुसार अन्य भाषा सिखाने की प्रक्रिया क्या है। द्विभाषा विधि के अनुसार जब अन्य भाषा सिखाई जाती है तो कैसे सिखाई जाती है द्विभाषा विधि में, तो वो सिखाई जाती है संपूर्ण व्याकरण को मातृभाषा में अनुवादित करके नहीं, बल्कि शब्द और वाक्य अलग अलग सिखाने के बजाय 2 भाषाओं को सम्मिलित कर अभ्यास करवाया जाता है। ये लक्षण पढ़ लो और सीधा याद रखो, बाकी टेंशन लेनी नहीं है। द्विभाषी विधि में 2 शब्द और वाक्य अलग अलग सिखाने के बजाय 2 भाषाओं को सम्मिलित कर वाक्य अभ्यास करवाया जाता है। अनुकरण विधि के अंतर्गत रूपरेखा लेखन अनुकरण का सही अर्थ क्या है। शिक्षक द्वारा बोले गए वाक्यों की रूपरेखा मन में बनाकर लिखना, शिक्षक द्वारा बनाई गई वर्ण या शब्द की रूपरेखा पर हाथ फेरकर वास्तविक वर्ण बनाना, शिक्षक द्वारा लिखी गई वर्णमाला को देखकर स्वतंत्र रूप से अपनी कॉपी में लिखना, या फिर निबंध रूपरेखा देकर उसी के आधार पर लिखना। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके शिक्षक द्वारा बनाई गई वर्ण या शब्द की रूपरेखा पर हाथ फेरकर जो है वो वास्तविक वर्ण बनाना, यही इसका है। नेक्स्ट है, जैक्टॉट विधि जो है उसका मुख्य उद्देश्य और स्वरूप क्या है। जैक्टॉट विधि का मतलब होता है व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना नहीं होता, बल्कि यह लेखन के साथ साथ वाक्य अर्थ ग्रहण क्षमता विकसित करने हेतु वाक्य संशोधन विधि कहलाती है। वाक्य संशोधन विधि कहलाती है। इकाई जो उपागम होता है कि विकास के मूल में किस मनोवैज्ञानिक विचारधारा का प्रभाव देखने में आता है। इकाई उपागम के विकास के मूल में किस मनोवैज्ञानिक विचारधारा का प्रभाव है। व्यवहारवाद,
इकाई इकाई है तो फिर गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान या कोई और होगा, गेस्टॉल्ट होगा। नेक्स्ट, एच.सी. मॉरिसन द्वारा जो इकाई विधि के 5 चरणों का सही क्रम आपको बताना है, वो 5, देखो ये आरपीएससी के टाइप का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एच.सी. मॉरिसन द्वारा जो इकाई विधि के 5 चरण दिए गए उसमें सबसे पहले जांच ही आता है, पहली चीज ये जांच यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया। दूसरा प्रस्तुतिकरण ही आता है। तीसरा आत्मीकरण आता है, यहाँ सुव्यवस्थीकरण दे रखा है, गलत है। तो जांच, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, सुव्यवस्थीकरण और अभिव्यक्तिकरण। तो इसका उत्तर होगा 85 में 1। 85 में हर्बर्टीय पंचपदीय प्रणाली के उपागम के किस चरण में छात्र नए ज्ञान की तुलना अपने पुराने ज्ञान से करते हैं? जो नए ज्ञान की तुलना जब पुराने ज्ञान से की जाती है तो उसे बोलते हैं तुलना और सहसंबंध। नेक्स्ट है, हर्बर्टीय उपागम का मुख्य दोष क्या माना जाता है? देखो ये शिक्षण को बहुत अधिक अव्यवस्थित, अनियमित कर देता है, उच्च स्तरीय चिंतन पर बल देता है, जिससे प्राथमिक कक्षाएं लाभान्वित नहीं होती, यह रसानुभूति वाले पाठों के लिए उपयुक्त नहीं है। हर्बर्टीय उपागम जो है ये सबसे बड़ा दोष है, मुख्य दोष है कि ये जो कविता शिक्षण, पद्य शिक्षण के लिए उपयोगी नहीं है और शिक्षक को अधिक स्वतंत्रता नहीं देता है, यही इसका सबसे बड़ा दोष माना जाता है। भाषा शिक्षण में जो व्याकरण अनुवाद विधि है, व्याकरण अनुवाद विधि, ये क्या है? इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है नहीं है? देखो, द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित और प्राचीनतम विधि है। आपको अगर दूसरी भाषा सिखानी है तो उसके लिए सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है व्याकरण अनुवाद विधि, ठीक है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट है, ब्लूम के मूल्यांकन उपागम के संज्ञानात्मक पक्ष में किसी जानकारी के विभिन्न हिस्सों को पहचान कर उनके बीच संबंध स्थापित करना किस स्तर के अंतर्गत आता है? तो वो आता है आपका विश्लेषण। जब विभिन्न हिस्सों को पहचान कर उनके बीच संबंध स्थापित कर किया जाता है, विश्लेषण होता है। ब्लूम के वर्गीकरण का हिंदी शिक्षण में क्या महत्व नहीं है? क्या महत्व नहीं है? तो देखो, यह छात्रों को आलोचनात्मक सोच का विकास करता है, मूल्यांकन उपकरणों को तैयार करने में सहायता उत्पन्न करता है, और यह केवल व्याकरण और रटन कौशल पर ध्यान केंद्रित करता है। ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये सही है, सोच का विकास करता है, उपकरणों को तैयार करने में सहायता प्रदान करता है, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल शामिल करने में भी ये क्या करता है? मदद करता है। पाठ संसर्ग उपागम के अंतर्गत शिक्षण की प्रक्रिया का सही रूप क्या है? पाठ संसर्ग उपागम के अंतर्गत शिक्षण की प्रक्रिया का सही रूप क्या है? व्याकरण की एक अलग पुस्तक से नियमों को रटाकर पाठ शुरू करना, गद्य या पद्य पाठ को पढ़ाते समय ही संदर्भ के अनुसार व्याकरण की जानकारी देना, पूरे वर्ष केवल साहित्य पढ़ाना और वर्ष के अंत में व्याकरण का अभ्यास करना, व्याकरण के सूत्रों को गणितीय विधि से हल करवाकर पाठ से उनका मिलान करना। बताओ देखें, शिक्षण प्रक्रिया सही रूप क्या है? सही रूप है गद्य या पद्य पाठ को पढ़ते समय संदर्भ के अनुसार व्याकरण की जानकारी देना। पाठ संसर्ग उपागम, संसर्ग उपागम मतलब साथ साथ में। रचना शिक्षण उपागम के प्रक्रिया आधारित उपागम में प्रथम बार बिना व्याकरण या वर्तनी की चिंता किए, पहली बार में बिना व्याकरण या वर्तनी की चिंता किए विचारों को लिखना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपके प्रारूप लेखन। उसे क्या बोला जाता है? प्रारूप। लैंग्वेज दोबारा पढ़ लो और ये पढ़ लो कि रचना शिक्षण उपागम जो होता है उसमें प्रक्रिया आधारित उपागम में प्रथम बार बिना व्याकरण या वर्तनी की चिंता किए विचारों को लिखना क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रारूप उपागम। रचनावाद के संदर्भ में खुले अंत वाले जो कार्य होते हैं उनका क्या तात्पर्य है? खुले अंत वाले कार्य, खुले अंत वाले कार्यों से तात्पर्य है ऐसे विषय जिनके कई संभावित उत्तर या निष्कर्ष हो सकते हैं, उसका मतलब होता है खुले अंत वाले कार्य। इसको तो सीधा याद करो कि ऐसे विषय जिनके कई संभावित उत्तर या निष्कर्ष हो सकते हैं। भाषा अवतरणों का जो अनुवाद अक्षरशः भाषा शिक्षण के कौन सी विधि से होता है? भाषा अवतरणों का अनुवाद अक्षरशः भाषा शिक्षण की कौन सी विधि से होता है? तो यह होता है व्याकरण अनुवाद विधि से ही अक्षरशः भाषा शिक्षण की अवतरणों का अनुवाद होता है, ठीक है। किलपैट्रिक जो है उनका प्रोजेक्ट उपागम है, उसकी मूल परिभाषा में कौन से तत्व प्रमुखता से शामिल है? तो जो किलपैट्रिक का प्रोजेक्ट उपागम है उसकी मूल परिभाषा में यह शामिल है कि नीरस नहीं है ये, और ऐसा नहीं है कि छात्र की कोई भूमिका नहीं है, और ये सीमित भी नहीं है। देखो, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, पूरे मन से सामाजिक वातावरण में तैयार किया जाता है। ध्यान रखें इस बात को। किलपैट्रिक के प्रोजेक्ट उपागम की मूल परिभाषा में कौन से तत्व प्रमुखता शामिल नहीं है? यह बता
वो कहता है ना कि उत्तर सही और जा रहा हूँ। क्या कहना चाह रहा है, पानी पीना पड़ेगा मुझे, लेकिन पहले इसका उत्तर बता देता हूँ। किलपेट्रे के प्रोजेक्ट में मूल परियोजना कौन से तत्व प्रमुखता से शामिल हैं? हाँ तो सही तो बताया मैंने, गलत कहाँ बताया? सही तो बताया, बिल्कुल सही है। हाँ, पानी पी लूँ मैं एक बार, तब तक आप इसका उत्तर बताओ। ठीक है, बताओ देखें। प्रोजेक्ट उपागम के चरणों का सही मनोवैज्ञानिक क्रम बताना है। सबसे पहले प्रोजेक्ट उपागम में हम परिस्थिति उत्पन्न करते हैं, बस एक चीज याद है, इससे काफी हल हो जाता है। परिस्थिति उत्पन्न करना दोनों में है, इसमें भी है। फिर योजना का निर्माण नहीं, पहले हम प्रोजेक्ट का चयन करेंगे। जब हमने टॉपिक ही चयन नहीं किया तो निर्माण कैसे करेंगे? तो ये नहीं होगा, बल्कि ये हो जाएगा कि प्रोजेक्ट का चयन, योजना का निर्माण, फिर क्रियान्वयन, फिर मूल्यांकन, फिर अभिलेखन। तो ये इसके क्रम रहते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है कि थॉमस एम रिस्क के अनुसार प्रोजेक्ट के प्रकारों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? थॉमस एम रिस्क के अनुसार प्रोजेक्ट के प्रकारों में ये जो ध्वन्यात्मकता से संबंधित प्रयोजन है, ये सम्मिलित नहीं है। तो सीखने से संबंधित, समस्या संबंधित, उत्पादनशीलता, ये तीनों ही हैं, ये तीनों ही हैं। ये प्रश्न है 97 नंबर। हम्म, अच्छा, चेक, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है, पाठ योजना के संबंध में एल बी सेंट्स की परिभाषा का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? पाठ योजना के संबंध में एल बी सेंट्स की परिभाषा का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? तो अब ये तो जिसको याद है वही कर सकता है। एल बी सेंट्स के मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? उनका केंद्र बिंदु है कि यह शिक्षक के दर्शन, ज्ञान, शैक्षिक उद्देश्यों की समझ और शिक्षण विधियों के प्रयोग का समावेश है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण जो माइक्रो टीचिंग होती है कि प्रकृति के संबंध में आपको असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन यह एक शिक्षण तकनीकी है, न कि एक प्रशिक्षण तकनीकी है। इसमें कक्षा शिक्षण की जटिलताओं, कठिनाइयों को कम किया जाता है। इसमें निरीक्षणकर्ता प्रशिक्षु के परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। यह पर्यवेक्षक के माध्यम से प्रशिक्षु को समालोचन नहीं बल्कि पथ प्रदर्शन देता है। तो इसमें सीधा ही है, यह एक टेक्निक है, शिक्षण तकनीकी है, न कि प्रशिक्षण तकनीकी है। माइक्रो टीचिंग जो है ये क्या है? शिक्षण तकनीकी है, प्रशिक्षण तकनीकी नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है ना? तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है कि ये असत्य पूछ रहा है ना, असत्य, कि ये शिक्षण तकनीक है, प्रशिक्षण तकनीक नहीं है। बीएड क्या होती है? बीएड में अपन क्या करते हैं? ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग क्या है? प्रशिक्षण है। और ये क्या बोल रहा है? प्रशिक्षण तकनीक, न कि प्रशिक्षण तकनीकी। बस अब देखिए इसके सत्य कथन देखते हैं। कक्षा शिक्षण की जटिलताओं की कठिनाइयों को कम किया जाता है, बिल्कुल। धीरे धीरे हम जो कम समय में जो अपने समस्याएं होती है उनको वो समस्याएं आती है, फिर समाधान ढूंढते हैं। इसमें निरीक्षणकर्ता जो होता है प्रशिक्षु के परामर्श, अब देखो, निरीक्षणकर्ता को प्रशिक्षु बोला जाता है। प्रशिक्षु वही होता है जो प्रशिक्षण देता है, कि परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। यह पर्यवेक्षक के माध्यम से प्रशिक्षु को समालोचन नहीं बल्कि पथ प्रदर्शन देता है। ये सही बात है, ये समालोचना करने के लिए नहीं होता। ये तो आपको बताता है आपकी ये गलती है, यहाँ इसको ऐसे सही करना है। तो ये तीनों कथन सही है, ये गलत है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण जो चक्र होता है उसकी कुल 36 मिनट की अवधि का सही विभाजन कौन सा है? जो 36 मिनट का समय मिलता है माइक्रो टीचिंग में, उसका सही विभाजन आपको बताना है। और सही विभाजन देखो, सबसे पहले याद रखना, शिक्षण होता है वो 6 मिनट का होगा, फिर प्रतिपुष्टि भी 6 मिनट की होगी, ये क्लियर है, दोनों 6 6 मिनट के होंगे। फिर उसके बाद में पुनः योजना 12 मिनट की होगी, जो दोबारा योजना बनाई जाएगी 12 की। पुनः अध्यापन 6 मिनट का, और पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट की। तो 6 6 12, फिर 12 को 6 6 में डिवाइड कर दो। तो ये इसका सही वर्गीकरण है, 100 में 2। नेक्स्ट, सेट एग्जाम को लेकर भी मैंने आपको बोला था, सूचना दूंगा मैं, और तैयार है लगभग आपकी शिक्षण विधियों का वेट कर रहा था पूरा हो जाए। भारत में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत और विकास के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? भारत में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत और विकास के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसमें आपके है, भारत में इसकी शुरुआत 1970 के दशक में प्रारंभ हुई। ठीक है, नहीं ये तो सही है ना, ये तो सही है, 1970 के दशक में ही प्रारंभ हुई थी।
ठीक है, डी तिवारी ने इसे 67 में तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में लागू किया। विश्व में शिक्षण कौशलों के विकास का श्रेय एलन और रियान को दिया जाता है। भारत में सबसे पहले 1960 में पासी व ललिता ने इस पर व्यापक शोध किया। अब देखो, ये पढ़ा हुआ है, उसी को पता है कि इसमें ये मत याद रखो, आप तो ये 3 याद रखो, ये तीनों सही है। भारत में इसकी शुरुआत जो है 70 में हुई, 67 में तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में लागू किया गया, तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में लागू किया गया, और विश्व में शिक्षण कौशलों के विकास का श्रेय एलन व रियान को दिया जाता है। आप तो ये 3 पॉइंट याद करो, ये अब याद नहीं है तो आप कैसे बताओगे। दैनिक जो पाठ्य योजना होती है उसके आविर्भाव किस मनोविज्ञान की देन माना जाता है? जो दैनिक पाठ्य योजना है ये किस प्रकार का मनोविज्ञान है? गेस्टॉल्ट। तो क्या हो जाएगा, यहां तो हो जाएगा गेस्टॉल्ट, गेस्टॉल्ट ही होगा ना, हाँ गेस्टॉल्ट ही तो होगा, इकाई योजना उसी में है। हार्वर्ड के शिष्य जिलेट ने स्पष्टता को कितने भागों में बांटा है? ये देखिए 103 नंबर प्रश्न में हल्की सी त्रुटि नजर आ रही है ना, हल्की सी त्रुटि नजर आ रही है। नेक्स्ट है, वार्षिक पाठ्य योजना के मुख्य घटकों में क्या शामिल नहीं है? वार्षिक जो पाठ्य योजना बनाई जाती है उसके मुख्य घटक में शामिल नहीं है, तो वो शामिल नहीं है। सत्र की अवधि और पाठ्यक्रम का विभाजन शामिल नहीं है, या शिक्षक का नाम और कक्षा विषय शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? तो देखो, इसमें शामिल है वो प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत पारिवारिक पृष्ठभूमि का विवरण। कोई जरूरी नहीं, हमें मतलब ही नहीं है उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है, क्या नहीं है। तो बाकी सब शामिल है, मूल्यांकन की योजना, शिक्षक का नाम, कक्षा विषय, सत्र की अवधि, पाठ्यक्रम का विभाजन। हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख विधाओं में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? जो गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं हैं उसमें आपके दोहा शामिल नहीं है। 105 में दोहा, इसको हटा दूं, ये प्रश्न कोई विशेष खास नहीं है, ठीक है। हाँ, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान होता है, बस कोरी स्लेट, प्लेटो, स्लेट प्लेटो। नेक्स्ट है, शिक्षण विधियों के क्रमबद्ध अध्ययन का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? भाई क्रमबद्ध अध्ययन, वो मैंने नाम कहा था ना, की एवियन लिखा हुआ था, गलत आया था, वो कीथ एचिसन है। क्या है? कीथ एचिसन, ठीक है। नेक्स्ट है, खंडान्वय एवं दंडान्वय विधि प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग मुख्यतः किस स्तर पर? पद्य शिक्षण। देखो, पहले किसके लिए होता है ये? पद्य शिक्षण। और किस स्तर पर होता है? ये होता है आपके माध्यमिक स्तर पर। खंडान्वय दंडान्वय विधि का प्रयोग मुख्य रूप से किस स्तर पर? पद्य शिक्षण के लिए किया जाता है। तो पद्य शिक्षण के लिए और माध्यमिक स्तर। नेक्स्ट है, व्याकरण शिक्षण की सूत्र विधि संबंध में असत्य कथन आपको छांटना है। असत्य कथन छांटोगे तो देखो, सबसे ये संस्कृत साहित्य से उत्पन्न हुई है, नियम से उदाहरण चलती है क्योंकि ये निगमन विधि का ही रूप मानी जाती है। ये प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए अत्यधिक उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है। कहाँ मनोवैज्ञानिक है? तो रटने पर जोर देती है, रटने पर जो जोर देती है मनोवैज्ञानिक होती है, तो ये गलत है। समय और श्रम की बचत होती है, उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए उपयोगी। हाँ, आप ये कहो कि ये उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए उपयोगी है। भाषा शिक्षण की जो एक भंडारकर विधि है उसका दूसरा नाम क्या है? भाषा शिक्षण की भंडारकर विधि का दूसरा नाम है व्याकरण अनुवाद विधि। नेक्स्ट, समवाय विधि के प्रकारों के अंतर्गत जो लंबीय सहसंबंध है उसका क्या अर्थ है? समवाय विधि जो होती है उसके अंदर अगर लंबीय सहसंबंध आता है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि आप एक विषय का उसी विषय के साथ जब संबंध स्थापित करते हैं तो इसे लंबीय संबंध कहते हैं। जब एक विषय का अन्य विषय के साथ संबंध स्थापित किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्षैतिज, क्षैतिज सहसंबंध बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं? बताओ, देखें आप, मैंने तो उत्तर बता दिया, 111 में 1 नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण शिक्षण की एक विधि नहीं है? तो आगमन, निगमन, भाषा, संसर्ग, सैनिक सब है, लेकिन अभिनय विधि व्याकरण की नहीं है। नेक्स्ट है, आपके रचना शिक्षण की उच्च स्तर की विधियों में शामिल नहीं है। मैंने थ्योरी की क्लास ली है, आप देख लो, आज भी यूट्यूब पर पड़ी है। तो उच्च स्तर की कौन सी, उच्च स्तर में रचना शिक्षण कौन सी शामिल है, कौन सी नहीं? तो उच्च स्तर की विधियों में शामिल नहीं है, वो है चित्र वर्णन विधि, जो है वो उच्च स्तर की विधियों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, अभिक्रमित अनुदेशन केवल स्वाध्याय हेतु निर्मित पाठ्य वस्तु ही नहीं है। अभिक्रमित अनुदेशन केवल स्वाध्याय हेतु निर्मित पाठ्य वस्तु ही नहीं, अपितु यह एक प्रशिक्षण की प्रविधि भी है। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा दी है एविल ने, है ना, एविल लो। अभिक्रमित अनुदेश, अभिक्रमित 114 नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रमित अनुदेशन, अनुदेशन केवल स्वाध्याय हेतु निर्मित पाठ्य वस्तु नहीं, यह एक प्रशिक्षण की प्रविधि भी है। नेक्स्ट है, दूरस्थ शिक्षण विधि के दोषों के
दोषों में प्रमुख कौन सा होता है? दूरस्थ शिक्षण विधि के दोष तो हैं, लेकिन उसमें सबसे बेस्ट दोष कौन है? दोष भी बेस्ट होता है। देखो, यह विधि कामकाजी लोगों के लिए अनुपयोगी है। कामकाजी लोगों के लिए पूरी तरह अनुपयोगी है? अरे उन्हीं के लिए तो उपयोगी है, तो बात गलत हो गई। इसमें छात्र को अपने समय और गति के अनुसार अध्ययन की स्वतंत्रता नहीं मिलती। अरे स्वतंत्रता मिलती है श्रीमान, इसमें तुरंत प्रतिपुष्टि प्राप्त नहीं होती। बिल्कुल, इसमें जो प्रतिपुष्टि तुरंत प्राप्त नहीं मिलेगी। आपने गलती कर दी, अब वो गलती रह गई तो रह गई, अब वो कब जाके उसका सॉल्यूशन निकालेगा, कब आपके पास उसका उत्तर आएगा। और ज्ञानात्मक भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में पूर्णतः विफल है? नहीं, ये उसमें सफल है, विफल नहीं है। मतलब आप इसे यूं नहीं कह सकते, सफल नहीं कहोगे ना, तो आप इसे पूर्णतः विफल नहीं कह सकते। नेक्स्ट है, वाचन विधि के दोष के संबंध में सही कथन आपको बताना है। वाचन विधि के दोष, देखो, बालक की अर्थ ग्रहण क्षमता पूर्णतः समाप्त हो जाती है? नहीं, इसमें समय अधिक खर्च होता है और यह प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। यह है इसका सही कथन कि वाचन विधि जो है वो समय अधिक खर्च होता है। तो यहां पे भी ध्यान रखें, इसका समय अधिक खर्च होता है और यह प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। सही बात है कि नहीं है? ये दोष ही तो है इसका कि ना तो ये प्राथमिक के लिए उपयोगी है और इसमें समय अधिक खर्च होता है। ये दोष ही तो हुआ इसका, क्योंकि हमने ये पढ़ा ही नहीं था, है ना? कईयों ने नहीं पढ़ा, क्यों? कई तो इधर उधर ध्यान रख रहे होंगे। प्रश्न पूरा पढ़ लेना। आजकल ऐसा नहीं आता असत्य है सत्य है, दोष या प्रस्तुत कथन के सत्य, जो प्रस्तुत कथन के एक प्रश्न क्या था, अभी आया था थोड़ी देर पहले, वो दोषों के अंतर्गत नहीं आता है या दोषों के अंतर्गत शामिल होता है, इस प्रकार से आने लग गए हैं। तो इसमें समय अधिक खर्च, बालक की अर्थ ग्रहण क्षमता पूर्णतः समाप्त हो जाती है, बालक स्वाध्याय के गुणों को विकसित करने में जो है मतलब विफल हो जाता है, बाधक बन जाती है। और जब वाचन ही वाचन है तो रटने पर बल दिया जाता है, समझने पर नहीं दिया जाता। तीनों वाचन विधि में शामिल है, ये सत्य है। ये आजकल प्रश्नों की लैंग्वेज बड़ी खतरनाक आने लगी। बड़े बड़े टीचर्स ध्यान नहीं देना तो एक बार तो निकल जाए हाथ से। प्राथमिक कक्षा में तो वाचन करवाया जाता है, ठीक है, ओके। कहानी शिक्षण के उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? कहानी शिक्षण आप करवा रहे हो तो इनमें से कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? देखो, अब इसमें व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना, ये दिखाई दे रहा है मुझे 3 नंबर वाला, ये बिल्कुल शामिल नहीं है। बाकी कल्पना शक्ति है, सृजनात्मकता है, सामाजिक मानदंड है, नैतिक मूल्य है, चिंतन शक्ति है, ये सब कुछ तो उसमें मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण की जो व्याकरण अनुवाद विधि है उसके प्रवर्तक कौन है? तो व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक दुनिया को पता है, श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर हैं। नेक्स्ट है, संस्कृत शिक्षण के लिए सर्वप्रथम व्याकरण अनुवाद विधि जो है उसका प्रयोग किसने किया था? संस्कृत शिक्षण के लिए सबसे पहले प्रयोग करने वाले थे रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण के निम्न से किस विधि में अनुवाद को प्रधान माना गया है? अनुवाद को प्रधान माना गया, भाषा शिक्षण के निम्न में से किस विधि में अनुवाद को प्रधान माना गया है? तो प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, हर्बर्टीय विधि, दूरस्थ शिक्षण विधि, कौन सी? तो किस विधि को में अनुवाद को प्रधान माना गया है? तो यहां पर माना गया है आपके व्याकरण अनुवाद विधि, नाम भी लिखा हुआ है व्याकरण अनुवाद विधि। नेक्स्ट है कि एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण की सटीक परिभाषा क्या है? असल में ये जो माइक्रो टीचिंग है ये है क्या चीज, ये बताना है। एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण की सटीक परिभाषा पूछी आपसे, एलन के अनुसार, हाँ, तो वो परिभाषा क्या हो सकती है? यह एक विषय जिसमें छात्र स्वाध्ययन, जिसमें परिपक्व व्यक्ति अपरिपक्व, ये एलन की नहीं है। एलन की है कम अवधि, कम छात्र, कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि, ये एलन की परिभाषा है, ठीक है। नेक्स्ट है, श्रुत लेख से पूर्व ध्यान रखने योग्य बातों में क्या चीज शामिल नहीं है? पहले की बात हो रही है, ध्यान रखना, श्रुत लेखन से पहले। तो पहले गद्यांश 10 कठिन शब्द होने चाहिए, ये तो है ही, वाक्यों को एक ही सांस में बिना तोड़े
तीव्र गति से बोलना चाहिए। अरे वाक्यों को तोड़ तोड़ कर बोलना चाहिए, वरना आप आगे, वाक्य लंबा होगा, आप आगे निकल जाओगे, वो सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा। शुद्ध स्पष्ट जोर की आवाज में वाचन शिक्षण करवाया जाए। वाक्यों के उपयुक्त हिस्सों में तोड़कर ही बोला जाएगा। मूल्यांकन उपागम के संदर्भ में ब्लूम के वर्गीकरण का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? जो मूल्यांकन उपागम है उसके संदर्भ में ब्लूम का वर्गीकरण का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? सर्वोच्च स्तर कौन सा है? मूल्यांकन उपागम में ब्लूम के वर्गीकरण का सर्वोच्च स्तर संशोधित व्याकरण के अनुसार सृजन। क्या है? सृजन है। नेक्स्ट है द्वितीय भाषा शिक्षण। क्या है? द्वितीय भाषा शिक्षण की स्वयं शिक्षण, जो वर्णमालाएं भाषा शिक्षण की किस प्रणाली पर आधारित है? द्वितीय भाषा की स्वयं शिक्षण वर्णमालाएं भाषा शिक्षण की किस प्रणाली पर आधारित है? तो ये आपके व्याकरण अनुवाद विधि पर ही आधारित हैं। द्वितीय भाषा के आगे, विद्यार्थियों के शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन के शारीरिक कारण के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? तो इसमें अल्प स्मृति कारण नहीं है। तो कौन कौन से कारण है? शारीरिक दोष, जब अगर मान लो कोई शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो उसके कारणों में शारीरिक दोष शामिल हैं, शारीरिक विकलांगता शामिल है, उच्चारण दोष शामिल है, लेकिन कम बुद्धि ज्यादा बुद्धि ये शामिल नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक श्रवण का प्रकार नहीं है? श्रवण का प्रकार नहीं है तो जैसे रसात्मक श्रवण होता है, विश्लेषणात्मक होता है, आत्म केंद्रित श्रवण नहीं होता है, ऐसा कोई श्रवण नहीं होता। 126, ऐसा कोई श्रवण नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट है कोस कोस पर पानी बदलेर 10 कोस पर वाणी कहावत जो है अशुद्ध उच्चारण के किस प्रमुख कारण से? कोस कोस पर पानी बदले 10 कोस पर वाणी कहावत अशुद्ध उच्चारण के किस प्रमुख कारण से संबंधित है? वो बताओ। शिक्षा पद्धति, शारीरिक विकार, उच्चारण के सामान्य सिद्धांतों की जानकारी का अभाव, स्थानीय बोलियों का प्रभाव। ये जो इस प्रकार की कहावत अशुद्ध बोल रहे हैं, ये किस प्रकार का कारण हो सकता है? ये स्थानीय बोलियों का ही प्रभाव है, दूसरा कोई प्रभाव नहीं है। सस्वर वाचन जो है उसके दो रूप बताए जाते हैं, व्यक्तिगत वाचन, सामूहिक, द्रुत, गंभीर, अध्ययन। देखो सस्वर वाचन का पूछा है ना, तो यहाँ पे द्रुत वाचन इसमें नहीं हो सकता, अध्ययन ये भी नहीं हो सकता, सामूहिक वाचन भी नहीं हो सकता। व्यक्तिगत होगा या सामूहिक होगा। सस्वर वाचन या तो अकेला बोल रहा है या फिर सामूहिक। मौन वाचन के अभ्यास का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? उचित गति का अनुसरण जिसमें वाणी सुश्रव्य एवं बोधगम्य बनी रहे, छात्रों में कम समय में अधिक पढ़ने हृदयंगम करने की क्षमता का विकास होता है, शुद्ध व स्पष्ट उच्चारण, निसंकोच आत्मविश्वास के साथ बोलना। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य इसमें देखो, अब उत्तर तो इसमें चलो मैं बता दूं कि यह है छात्रों में कम समय में अधिक पढ़ने और हृदयंगम करने की जो क्षमता का विकास, लेकिन देखा जाए ना ये भी बहुत बढ़िया है कि निसंकोच एवं आत्मविश्वास है ना। हाँ भर दी होगी आपने, नहीं, यही इसका अच्छा लक्षण है कि कम समय में जब अधिक सामग्री पढ़नी हो और उसको समझना हो, जैसे रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा भक्ति निबंध जैसे हैं, उनके लिए बेस्ट विधि मानी जाती है। भंडारकर विधि के संदर्भ में आपको असत्य कथन का चयन करना है। भंडारकर विधि, भाषाओं के बीच मातृभाषा से असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन, भाषाओं के बीच मातृभाषा से समानता, समयकता और विभिन्नता का पूर्ण ज्ञान इसी विधि द्वारा होता है। इस विधि में लिखने की अपेक्षा बोलने, पढ़ने, भाषा तत्वों को ज्ञान करने पर विशेष बल दिया जाता है। द्वितीय भाषा की स्वयं शिक्षण वर्णमाला इसी प्रणाली पर आधारित होती है। अनुवाद इस प्रणाली का आवश्यक अंग है। तो इसमें है इस विधि में लिखने की अपेक्षा बोलने, पढ़ने और भाषा तत्वों का ज्ञान करने पर विशेष बल दिया जाता है। ये बात गलत है। भंडारकर विधि में लिखने की अपेक्षा बोलने, पढ़ने पर नहीं, लिखने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। भंडारकर विधि, अनुवाद इस प्रणाली का आवश्यक अंग है और वर्णमाला इसी प्रणाली पर आधारित होती है। हाँ ठीक है, यह सत्य कथन है। अनुवाद इस प्रणाली का आवश्यक अंग है, यह सत्य कथन है। द्वितीय भाषा की स्वयं शिक्षण वर्णमाला इसी प्रणाली पर आधारित है। अभी ये पढ़ के आए थे प्रश्न, ये भी है। और भाषाओं के बीच मातृभाषा से समानता, विभिन्नता का पूर्ण ज्ञान इसी विधि द्वारा होता है। भाषा शिक्षण की कौन सी प्राचीनतम शिक्षण विधि है जो कि पाठ योजना को महत्व देती है? पाठ योजना को जो महत्व देने वाली विधि है वो है हर्बर्टीय विधि, क्योंकि हर्बर्टीय उपागम,
हर्बर्टी की पंचपदी क्या है? हर्बर्टी की पंचपदी यह विधि जो पंचपदी सिद्धांत है, लेकिन आप तो यहाँ पूछ रहे हैं ये हर्बर्टी क्या है पंचपदी, तो ये विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, बिल्कुल है। इस विधि द्वारा शिक्षण क्रमबद्ध होता है, बिल्कुल होता है। इसमें शिक्षण की बोधगम्यता पर बल दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। तो ये तीनों बातें सत्य है। इसमें शिक्षण की बोधगम्यता पर विचार दिया जाता है, क्रमबद्ध होता है और मनोवैज्ञानिक भी है, मनोवैज्ञानिक, क्रमबद्ध और बोधगम्यता। हर्बर्ट की जो पंचपदी है उसमें शामिल नहीं है। प्रस्तावना है, प्रस्तुतिकरण, प्रत्यक्ष वस्तु वस्तु या प्रयोग या अभ्यास। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा, जल्दी बताओ, देखिए प्रत्यक्ष वस्तु इसमें शामिल नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष विधि में शामिल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्तनी की अशुद्धि का व्यवहारिक कारण क्या है? वर्तनी की अशुद्धि का व्यवहारिक कारण क्या है? तो व्यवहारिक कारण है अभ्यास का अभाव। वर्तनी की अशुद्धि का व्यवहारिक कारण क्या है? अभ्यास का जो अभाव है वही इसका व्यवहारिक कारण है। वर्तनी की अशुद्धि का व्यवहारिक कारण। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए निम्नलिखित रूपों को उनके उदाहरणों के साथ सुमेलित कीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए निम्नलिखित रूपों को उनके उदाहरणों के साथ सुमेलित कीजिए। औपचारिक, विवरण, चित्रण, इतिवृत्त। बताओ देखें, तो मौखिक अभिव्यक्ति के निम्नलिखित रूपों को उनके उदाहरणों सुमेलित करेंगे, तब हम करेंगे औपचारिक प्रार्थना पत्र होता है वो हमेशा औपचारिक लैंग्वेज में लिखा जाता है। विवरण जो होता है वो घटना का विवरण होता है, हम ये बोलते हैं ना घटना का विवरण दो। और चित्रण जो होता है वो आत्मकथात्मक चित्रण होता है। और रही बात इतिवृत्त यानी विस्तृत, वो होता है समाचार। 4 2 3 1, 4 2 3 1। ठीक है, 4 2 3 1। नेक्स्ट है, यदि एक हिंदी शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को गृह कार्य में किसी यात्रा का वृतांत लिखने के लिए दिया जाए तो विद्यार्थी किस प्रकार की लिखित रचना करेंगे? तो वो किस प्रकार की करेंगे? वो करेंगे आपके मुक्त और स्वतंत्र लेखन करेंगे, क्योंकि यात्रा वृतांत है उसमें तो फिर वो जैसा देखा, जैसा उन्होंने महसूस किया वही लिखेंगे। चित्रात्मकता, नाद तथा भाव का आनंद किसके रूप हैं? ये सारी चीजें मोस्टली आती है पद्य शिक्षण के अंतर्गत। चित्रात्मकता, स्पेशली नाद शब्द आ गया ना, वो नाद यानी ध्वनि। व्याकरण शिक्षण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली वह कौन सी विधि है जिसमें निम्नलिखित क्रम का अनुसरण किया जाता है? यानी ये जो है ना, उदाहरण, विश्लेषण, सामान्यकरण, परीक्षण, ये क्रम जो है वो किसमें फॉलो किया जाता है? ये फॉलो किया जाता है आपके आगमन विधि में फॉलो किया जाता है। अभिनय की अपेक्षा जब नाटक के शास्त्रीय पक्ष के आधार पर विवेचना की जाती है, अभिनव की अपेक्षा नाटक के शास्त्रीय पक्ष के आधार पर विवेचना की जाती है, तो ये मतलब किस प्रणाली में होता है? आदर्श नाट्य प्रणाली, कक्षा अभिनय, रंगमंच या व्याख्या प्रणाली? तो ये आपके होता है व्याख्या प्रणाली के अंदर अभिनय की अपेक्षा नाटक के शास्त्रीय पक्ष के आधार पर विवेचना की जाती है। नेक्स्ट, भाषाई कौशल इनमें से कौन से नहीं है? सुनना, लिखना, देखना या फिर पढ़ना? तो देखना जैसा कोई भाषाई कौशल हमने पढ़ा नहीं है ना? हाँ, देखना ही तो था, ठीक है। भाषा एक कौशल है और उसका विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। भाषा वास्तव में कौशल है और उसका विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। यह किसने कहा था? थॉर्नडाइक ने। किसने कहा था? थॉर्नडाइक ने कहा था। लिखित रचनाओं के अंतर्गत मित्र के नाम पत्र किस श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा? अगर कोई मित्र के नाम पत्र लिख रहा है तो ये किस श्रेणी में आएगा? ये आ जाएगा आपके व्यक्तिगत श्रेणी में। मित्र के नाम पत्र व्यक्तिगत श्रेणी में। कहानी शिक्षण का मुख्य गुण क्या है? कहानी शिक्षण का मुख्य गुण है, कहानी शिक्षण का मुख्य गुण, कहानी मोस्टली मनोरंजन के लिए लिखी जाती है। नेक्स्ट है, दी गई शिक्षण विधियों में से लेखन कौशल, लेखन शिक्षण की कौन सी विधि है? लेखन, स्पेशली लिखने की, तो लिखने की कौन सी रूपरेखा, ध्वनि साम्य, अनुध्वनि, देखो और कहो विधि? तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और वो है अनुध्वनि। कौन सा है? अनुध्वनि। जल्दी से देखो और कहो मत कर देना, अनुध्वनि। 144 सही है ना भाई? बीच में जो कई बार मुझे भी चेक करने पड़ जाते हैं। मुझे पता था। मुझे देखो, एक चीज है रूपरेखा अनुकरण विधि, ठीक है? हाँ, तो जैसे ही गलत आंसर जाता है ना, गलती हो सकती है, लेकिन आज तीसरी बार मैंने नोटिस किया, गलत आंसर जैसे ही जाता है ना तो तुरंत पता लग जाता है कि यार
कुछ गलत हम कर रहे हैं। कैसे? जब हमारे कंटेंट पढ़ा हुआ होता है तब हम गलती को, खुद की गलती को पहचान लेते हैं कि यहां कुछ गलत है। डाउट क्या होता है? डाउट ये होता है मेरा पढ़ा हुआ है, यहां ये बताया जा रहा है, इसमें मुझे संदेह है, शायद ये आंसर नहीं होगा, और डाउट हमेशा क्लियर करने चाहिए। तो यहां मैंने इसीलिए चेक किया, मुझे लग रहा था कि गलती है। रूपरेखा अनुकरण विधि। नेक्स्ट, भाषा में कौशल विकास से क्या अभिप्राय होता है? कौशल विकास से अभिप्राय होता है सुनने की कुशलता, या फिर सुनने, बोलने, लिखने, पढ़ने की कुशलता, लिखने की कुशलता, या बोलने की कुशलता। तो यहां चारों प्रकार की कुशलताएं इसमें शामिल होगी। नेक्स्ट, पहले बोलने और पढ़ने पर बल दिया जाना चाहिए, व्याकरण पर नहीं। पहले बोलने और पढ़ने पर बल दिया जाना चाहिए, व्याकरण पर नहीं। जॉन बेसेडो के उपयुक्त कथन किस पद्धति के विरोध में कहा है? उन्होंने यह कथन जो कहा है व्याकरण अनुवाद पद्धति के विरोध में यह बात बोली है कि बोलने और पढ़ने पर बल पहले दिया जाना चाहिए। भाषा शिक्षण की विधियों में व्याकरण पद्धति को निम्न से किस अन्य नाम से जाना जाता है? जो व्याकरण पद्धति है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? उसे हर्बर्टीय उपागम नाम से भी जाना जाता है। जो व्याकरण शिक्षण विधियों में जो व्याकरण पद्धति है उसे। हर्बर्ट की जो पंचपदी पद्धति है उसमें पूर्व ज्ञान से संबंधित अवधारणा कौन सी है? पूर्व ज्ञान से संबंधित अवधारणा जो है वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना हमेशा पूर्व ज्ञान से संबंधित होती है। उच्च स्तर पर विवादग्रस्त विषयों पर रचना करवाने के लिए कौन सी प्रभावी और उपयुक्त प्रणाली मानी जाती है? तो वो मानी जाती है तर्क प्रणाली। कौन सी? तर्क प्रणाली। उच्च स्तर पर विवादग्रस्त विषयों पर रचना करवाने के लिए प्रभावी एवं उपयुक्त प्रणाली है तर्क प्रणाली। विश्लेषणात्मक श्रवण का क्या अर्थ है? विश्लेषणात्मक श्रवण का अर्थ क्या है? विश्लेषणात्मक श्रवण का अर्थ क्या है? श्रुत सामग्री आनंदानुभूति करना, श्रुत सामग्री के मुख्य तत्वों, विचारों, केंद्रीय भाव को समझना, श्रुत सामग्री में प्रस्तुत विचारों पर तुलनात्मक विश्लेषण कर रहे हैं ना, तो तुलनात्मक दृष्टि, विश्लेषण एवं तुलनात्मक दृष्टि से विचार भी करना, पूर्व अनुभव के आधार पर मूल्यांकन करना, निष्कर्ष निकालना, यह उत्तर इसका सही होगा। नेक्स्ट है कौन सी किताबें पढ़े? सेट को लेकर भी बहुत जल्द में थंबनेल तैयार है, पीपीटी तैयार है, लेकिन मैं समय थोड़ा सा इधर उधर हो रहा था, आपको बेस्ट बताएंगे, क्योंकि वैसे भी अभी अधिकांश बच्चे तो सेकंड ग्रेड पर फोकस है और आप लोग ही आगे सेट की ओर लगोगे। आधे से ज्यादा बच्चे लग जाएंगे सेट की ओर, और करना भी चाहिए। रीजन क्या है? आगे आपके पास है ना सेट ही एक ऐसा आधार है जो आपको कंटिन्यूटी बरकरार रख सकता है। प्लस सेट की तैयारी, जैसे मैं कहता हूं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, सेट की तैयारी जैसी भी आप करो उसे कंटिन्यू रखो, तो आगे दिसंबर में फिर नेट भी है। तो ये 2 एग्जाम आपको देने चाहिए, क्योंकि इस सेकंड ग्रेड एग्जाम के बाद अगले 6 महीने तक कोई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एग्जाम नहीं होना है। तो आप साहित्य से अनटच हो जाओगे अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हो, तो इसलिए आपको ये पेपर तैयारी करके देना चाहिए। नाटक की कथा वस्तु, पात्र, कथोपकथन, भाषा शैली आदि के बारे में प्रश्नोत्तर द्वारा जानकारी किस प्रणाली द्वारा संभव है? तो नाटक की कथा वस्तु, पात्र, कथोपकथन, भाषा शैली आदि के बारे में जो प्रश्नोत्तर द्वारा जानकारी किस प्रणाली द्वारा संभव है? तो यह मोस्टली है आपके रंगमंच, है ना, यह व्याख्या प्रणाली। ये थोड़ा सा ये प्रश्न ना बार बार भी पीछे भी ये प्रश्न आया था, व्याख्या किया था। इस प्रश्न को आप जरूर मुझे इतना कंफर्म करवाएं कि नहीं सर ये बिल्कुल सही है, व्याख्या प्रणाली ही होगा। देखते हैं कौन करता है, इस प्रश्न को जरूर देखूंगा मैं आपका। हालांकि ऐसा एक प्रश्न पहले भी आया है। व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि का उपयोग करने के लिए अभी हम पढ़ के आए, जस्ट अभी आप पढ़ के आए हो, उदाहरण, विश्लेषण, सामान्यकरण, परीक्षण। नेक्स्ट है निम्न में से किसने पठन कौशल से पूर्व लेखन कौशल पर जोर दिया है? पठन कौशल की जगह पूर्व लेखन कौशल पर जोर दिया है, और वो और कोई नहीं डॉक्टर मौर्य मोंटेंसरी है, जो पठन कौशल से पूर्व लेखन कौशल पर जोर देती है। वही ले प, जबकि प ली होता है, पढ़ना लिखना होता है, ये ली प देती है। ठीक है। ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है, यह कथन किसने कहा था कि ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा प्रकटीकरण ही भाषा है? यह कथन किसका है? यह कथन है आपके स्वीट। बहुत स्वीट कथन है ना ये, इसलिए स्वीट है। ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है, यह कथन किसका है? तो है स्वीट का। नेक्स्ट है बनावटीपन से उच्चारण का व्यवहार बालक के भाषाई पिछड़ेपन के निम्न में से किस कारण में आता है? बनावटीपन से उच्चारण का जो व्यवहार है बालक के भाषाई पिछड़ेपन के निम्न में से किस कारण में आता है? ये प्रश्न बहुत बढ़िया है और इसको आप देखें,
दुरभ्यास। किस कारण में आता है ये दुरभ्यास? नेक्स्ट 55 वाला उत्तर देख लूं मैं एक बार। 4 ठीक है। भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। एक परिभाषा और आई है, भाषा जो है वो ध्वनि संकेतों का असल में क्या है? व्यवहार है। श्याम सुंदर दास, ये अपने हिंदी के हैं, है ना, अपने परिवार के हैं। गद्य शिक्षण में गहन अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है? गद्य शिक्षण में जब आप गहन उद्देश्य अध्ययन कर रहे हो, उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप कठिन शब्दों एवं विचार भावों को विस्तृत व्याख्या सीख रहे हैं। नेक्स्ट है कि व्यापक अध्ययन क्या होता है? कहते हैं कि मैं व्यापक अध्ययन कर रहा हूं। व्यापक अध्ययन का मतलब होता है, व्यापक अध्ययन मतलब बहुत मौन वाचन के रूप में। व्यापक अध्ययन मौन वाचन के रूप में ही होता है, यूं सीधा याद रखो। नेक्स्ट, निम्न में से भाषा की विशेषताएं नहीं है। भाषा परिवर्तनशील है, इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। यह प्रश्न आपके पेपर में आने लायक है। भाषा परिवर्तनशील है, इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। सत्य बात है, भाषा एक साध्य है ना कि साधन। भाषा जो है वो साधन है, और साधन ही आएगा, ठीक है। भाषा सामाजिक धरोहर है, सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा भौगोलिक और ऐतिहासिक सीमा होती है। बिल्कुल, भाषा की भौगोलिक और ऐतिहासिक दोनों प्रकार की सीमाएं होती है। वर्णों शब्दों का समुद्र जिनका उच्चारण मुख से होता है और जिनके माध्यम से मन के विचारों को प्रकट किया जाता है। वर्णों तथा शब्दों का समुद्र जिनका उच्चारण मुख से होता है और जिनके माध्यम से मन के विचारों को प्रकट किया जाता है। यह कथन किस ने कहा था? यह कथन कहा था श्री रामचंद्र वर्मा ने। नेक्स्ट है, एक नन्ही ज्योति असमय बुझ गई लेकिन हजारों दिलों में आजादी की अलग जगा गई। तो आप अगर इसे भाव ग्रहण और कारण कार्य का भाव समझाना है, किस प्रकार का पठन यह आएगा? तो यह जो पठन है कि एक नन्ही ज्योति असमय बुझ गई, यहाँ क्या कहा जा रहा है? यहाँ कहा जा रहा है चिंतनात्मक। वो नन्ही ज्योति कौन सी है? असमय बुझने का मतलब क्या है? व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण करता है। यह कथन किसका है? व्याकरण जो है भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण करता है। स्वीट चैंपियन, बताओ देखें किसका कथन है ये? चलो, स्वीट का आया था ना अभी। ठीक है, हाँ। बालक को भाषा सिखाने के लिए निम्न में से किस कौशल की आवश्यकता पड़ती है? भाषा सिखाना है तो आपको बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, उपयुक्त सभी की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट, इकाई योजना के प्रारूप में जिन घटकों को क्रमवार प्रदर्शित किया जाता है उनका उचित क्रम क्या है? उनका उचित क्रम है, सीधा पहला ही दिमाग में आना चाहिए। और पहला दिमाग में जिसके आ गया कि सर पहला उद्देश्य होता है। पहला क्या होता है? उद्देश्य, अपेक्षित योग्यताएं, वस्तु संकलन, शिक्षण प्रक्रिया और मूल्यांकन। और क्या होता है? मूल्यांकन। भावों और विचारों के साथ जब पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर लिया जाता है तो इस अलौकिक आनंद की अनुभूति करवाने वाला उद्देश्य क्या है? किसका उद्देश्य? ये कविता शिक्षण का उद्देश्य माना जाता है। निम्न में से अनुकरणात्मक विधि का अर्थ क्या है? अनुकरणात्मक विधि का मतलब होगा, भाई अनुकरण कर रहे हैं किसी चीज का तो इसका मतलब अनुसरण अथवा पीछा करना। अनुसरण अथवा पीछा करना। भाषा सिखाने में सबसे ज्यादा उपयुक्त होने वाला कौशल कौन सा है? तो सबसे ज्यादा उपयुक्त होने वाला कौशल है श्रवण कौशल। भाषा सिखाने में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला कौशल श्रवण कौशल। भाषा शिक्षण की अंतिम प्रक्रिया क्या है? भाषा शिक्षण की अंतिम सुबोपल्ली, तो अंतिम प्रक्रिया सुबोपल्ली में लिखना। नेक्स्ट है, पाठ्य सामग्री के केंद्रीय भावों तक पहुंचाने के लिए अधिक सामग्री कम समय में पढ़ने के लिए किस प्रकार का वाचन किया जाता है? तो वो किया जाता है द्रुत मौन वाचन। द्रुत मौन वाचन। प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही तो एक भाग है जो विद्यालय में प्रयोग किया जाता है। यह परिभाषा किसकी हो सकती है कि प्रोजेक्ट जो होता है वो यथार्थ जीवन का ही एक भाग है? ये बैलार्ड की परिभाषा है, बैलार्ड की। नेक्स्ट, परियोजना विधि को औपचारिक रूप प्रदान किया गया। परियोजना विधि को औपचारिक रूप प्रदान किया, किसने किया था औपचारिक रूप प्रदान? तो वो किया था किलपैट्रिक ने। ये अच्छा प्रश्न है। प्रोजेक्ट मेथड को औपचारिक विधि के रूप में प्रयुक्त किया किलपैट्रिक ने। ठीक है। नेक्स्ट है, परियोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत क्या है? इसका रोचकता, स्वतंत्रता, क्रियाशीलता, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल इसका उपयुक्त सभी। परियोजना विधि का कौन सा एक सोपान नहीं है? तो वो कौन सा सोपान नहीं है? देखो, परियोजना विधि में परिस्थिति उत्पन्न करना, परियोजना कार्य करना, ये सारे हैं, मगर ये व्यवहारिकता परियोजना विधि नहीं, क्योंकि वो सिद्धांतिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल जो है वो कर्ण इंद्रिय का विषय है, सुनने का विषय है? सुनने का विषय है तो वो तो श्रवण होगा, श्रवण कौशल होगा। नेक्स्ट,
श्रवण कौशल के विकास के समय निम्नलिखित में से किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? हमें याद रखना चाहिए श्रोता की रुचि, उसके उच्चारण, उसकी शब्दावली, इन सब का ध्यान हमें रखना चाहिए। नेक्स्ट, कौन सा परियोजना विधि का गुण नहीं है? तो मनोवैज्ञानिक, प्रजातांत्रिक, भावना का विकास, समवाय के सिद्धांत द्वारा शिक्षण या स्वेच्छाचारिता। तो इसमें स्वेच्छाचारिता यानी व्यवहारिकता वगैरह इसमें प्रोजेक्ट विधि में नहीं चलती है। हाँ, इसमें मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए, करके सीखता है, प्रजातंत्रवादी, भावना का विकास, समवाय के सिद्धांतों द्वारा शिक्षण। भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रयोग का आरंभ हुआ था, कब हुआ था? 63, 65, 68 या 60? बताओ। देखें, सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन विधि का जो प्रयोग स्टार्ट हुआ वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 63 में। कब हुआ था? 63 में। यह व्यक्तिगत अनुदेशन की एक विधि है जिसमें बालक क्रियाशील रहकर स्वयं गति से सीखता है, अपने अपने उत्तरों की जांच भी करता है। तो अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में परिभाषा दी गई है कि यह व्यक्तिगत अनुदेशन की विधि है, बालक क्रियाशील रहता है, स्वयं की गति से सीखता है, अपने उत्तरों की जांच तत्काल करता है। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा दी है D.L. कुक ने। किसने दी है? D.L. कुक ने। मेरे हिसाब से तो D.L. कुक ही है। 178, हाँ D.L. कुक ही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो 179। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो। भाषा संसर्ग विधि का इनमें से कौन सा दोष है? भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाता है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए उत्तम है, व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करना सिखाया जाता है, और व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं होता। इसका दोष कौन सा है? और दोष है इसमें व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है, श्रवण कौशल का प्रमुख साधन है। श्रवण कौशल का प्रमुख साधन है गुरुमुख, पारिवारिक सदस्य, ध्वनि मुद्रण यंत्र या उपयुक्त सभी। तो 180 में हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में पदों की प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? कितने भागों में? तो वो बांटा जा सकता है 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। नेक्स्ट, अभिक्रमित अनुदेशन का कौन सा अनिवार्य सिद्धांत है? स्वगति का सिद्धांत या छोटे पदों का सिद्धांत? बस यहीं पर उत्तर मिल गया, छोटे पदों का सिद्धांत। पर्यवेक्षित अध्ययन से हमारा आशय है अध्यापक द्वारा कक्षा अथवा विद्यार्थियों के समूह का उस समय निरीक्षण करने से जबकि वे एक अपने डेस्कों और मेजों पर कार्य करने में संलग्न रहते हैं। यह पर्यवेक्षित अध्ययन विधि की परिभाषा है, लेकिन यह है किसकी? यह है बाइनिंग एंड बाइनिंग की। किसकी है? बाइनिंग एंड बाइनिंग की। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से श्रवण कौशल जो है, श्रवण कौशल शिक्षण किस विधि द्वारा बालक का आदर्श अनुकरण कर शुद्ध उच्चारण व बलाघात का ज्ञान प्राप्त करता है? दोबारा पढ़ देता हूं। श्रवण कौशल शिक्षण किस विधि द्वारा बालक आदर्श का अनुकरण करता है और फिर शुद्ध उच्चारण व बलाघात का ज्ञान प्राप्त करता है? तो उसमें हो जाएगा आपके सस्वर वाचन विधि में अनुकरण करेगा। निम्नलिखित में से किस विधि में बालक जो होता है विपक्षी वक्ता को जवाब देने हेतु उसे पहले ध्यान से सुनेगा? जब ध्यान देखो, जवाब तभी दोगे इफ यू वांट टू बी ए गुड स्पीकर देन यू हैव टू बी ए गुड लिसनर। एक अच्छा वक्ता बनने से पहले एक अच्छा श्रोता बनना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, यह विधि छात्रों के निर्देशन में अध्ययन करते तथा अध्यापक को निरीक्षण एवं निर्देशित करने के अवसर प्रदान करती है। परिभाषा अच्छी है, पेपर में आने लायक परिभाषा है, याद रखें। तो ये जो परिभाषा है कि छात्रों के निर्देशन में अध्ययन करने तथा अध्यापक को निरीक्षण निर्देशित करने के अवसर प्रदान करती है। 186। हाँ, ये क्लार्क एंड स्टार की परिभाषा है, क्लार्क एंड स्टार की। नेक्स्ट है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का विकास किस स्तर के शिक्षण को ध्यान में रखकर किया गया है? तो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का विकास जो है वो बोध स्तर ध्यान में रखकर किया गया है। व्याकरण शिक्षण के लिए आपको उपयुक्त विधि बताओ मुझे, उत्तम विधि कौन सी है? व्याकरण शिक्षण के लिए उत्तम विधि कौन सी है? व्याकरण शिक्षण के लिए उत्तम विधि पाठ्यपुस्तक, सूत्र, परियोजना, अनौपचारिक कौन सी विधि है? तो वो आपके हो जाएगी सूत्र विधि। कौन सी विधि है? सूत्र विधि है। नेक्स्ट, आगमन विधि में छात्र क्या होता है? अग्रसर होता है। आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है। विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विशिष्ट आगमन विधि है। तो अब देख लो, विशिष्ट से सामान्य होगा या कुछ और होगा? नेक्स्ट,
आगमन प्रणाली के रूप प्रयोग प्रणाली के अंतर्गत व्याकरण पढ़ाते समय छात्रों को पहले सूत्र रटवाए जाते हैं, छात्रों को व्याकरण की पुस्तकें दी जाती है, सिद्धांत बताए जाते हैं, पहले उदाहरण बताए जाते हैं। तो यहाँ पे तो उदाहरण से नियम की ओर चलती है, पहले उदाहरण ही बताए जाएंगे। मूर्त भाषिक कौशल में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता? पढ़ना, सुनना, लिखना। ये होगा भाई, अरे वही सुबोपल्ली में सबसे पहले सुनना ही शामिल किया जाता है। ठीक है, कई बार है ना दोस्तों, आपसे बता दूं, आप कई बार प्रश्न समझ में नहीं आता है, तो धैर्य से करना, पेपर आराम से रिलैक्स होकर करना, प्रश्न को समझने का प्रयास करना। इतना देखो, जरूरी नहीं है जो पढ़ा एज इट इज वही आए, जरूरी यह होना चाहिए कि हमने जो पढ़ा है उसी में से प्रश्न आए और उसी में से आएंगे। अब जिसने अच्छे से पढ़ा है तो उसका ये पेपर यही तो चाहता है कि हम ये जानना चाहें कि आपने जितना कुछ पढ़ा उसमें से आपसे कुछ प्रश्न पूछे, क्या आप उस उत्तर की खोज में जो निकलते हैं, आपका माइंड जो उत्तर की खोज में निकलता है, क्या वहां तक पहुंच पाता है या नहीं। अगर पहुंच पाता है इसका मतलब आप योग्य हो, नहीं पहुंच पाता है मतलब अयोग्य हो। ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण की जरूरत है। प्राथमिक कौशल के नाम से किसे जाना जाता है? प्राथमिक कौशल के नाम से जाना जाता है श्रवण कौशल। नेक्स्ट है, आगमन विधि का अधिकांश प्रयोग किया जाता है किसमें? ये तो व्याकरण की विधि है, तो ये तो व्याकरण शिक्षण में होगा। नेक्स्ट, निगमन प्रणाली को क्या कहते हैं? निगमन प्रणाली को कहते हैं सिद्धांत, प्रयोग, संयोग, साचर्य, तो इसे कहते हैं प्रयोग प्रणाली। नेक्स्ट, निगमन विधि में छात्र होता है वो विशिष्ट से सामान्य नहीं, सामान्य से सामान्य नहीं, तो सामान्य से विशिष्ट होता है। नेक्स्ट, निगमन प्रणाली से तात्पर्य क्या है? उदाहरण देना फिर उसका निष्कर्ष नहीं, अनेक उदाहरण नहीं, कई नियमों को प्रस्तुत करना नहीं, बल्कि हम इसको यूं करेंगे, पहले नियम बताओ फिर उसकी व्याख्या करो। नेक्स्ट है, वह विधि जिसमें नियम से उदाहरण की ओर सिखाया जाता है, वह विधि और कोई सी विधि नहीं, सूत्र विधि है। सूत्र विधि ध्यान रखें, एक तरह से निगमन विधि का ही एक रूप मानी जाती है। शिक्षार्थी बिना गंभीर चिंतन, तर्क संगत बोध के ही किस विधि में रटने को विवश हो जाता है? तो बेचारा उसे पता ही नहीं है, यमता राजा भान सल गए, है ना, वो तो क्या कर, अरे ये वो तो बेचारा क्या कर रहा है, सूत्र विधि के अकॉर्डिंग रट ले रहा है, सूत्र रट रहा है। सूत्र विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखो, सत्य यह है रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है, सत्य है। अमनोविज्ञान सत्य है, उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए उपयोगी सत्य है। तो कुल मिला के ये सारा का सारा सत्य है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि कौन सी है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है इसमें कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए सबसे बेस्ट होता है कोई कहानी सुनो, फिर कहेंगे चलो वो कहानी सुना, और वो जब सुनाएगा तो उसके मौखिक विकास होगा। ठीक है, तो विकास करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। तो ये आपके टोटल 200 प्रश्न मैंने करवाए। देखो, आपकी 71 वाली किताब में तो बहुत अधिक प्रश्न हैं, और इतना प्रश्न मतलब इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट लगे। 200 प्रश्नों में लगभग आपके जो स्टार्टिंग के टॉपिक है उनके सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन आ गए। अब पीछे लगभग इतने प्रश्न और बचे होंगे। वो प्रश्न आप जिनके पास 7100 बुक हैं, वो ये क्लास जैसे खत्म हो गई तो 5 पानी का ब्रेक लेकर और उनको एक बार अपने हाथों से निकाल लो। घंटे भर का काम रहे, घंटे भर में एक रिवीजन हो जाएगा इसी बहाने, और उससे होगा क्या, आत्मविश्वास वृद्धि। एक क्लास में 100 क्वेश्चन की ओर लूंगा, वो लूंगा आपके मोस्टली जो टॉपिक लगते हैं, वो क्लास में लूंगा भाषा शिक्षण में निदानात्मक, उपचारात्मक परीक्षण, सहायक सामग्री और मूल्यांकन, तो मैं ये लूंगा। ठीक है, तो वो भी आज ही होगी, आज की डेट में ही होगी। तो आप लोग अभी पढ़ें आराम से, और फिर शिक्षण विधियां अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और कि आप लोग पढ़ रहे हैं, समय दे रहे हैं। ठीक है, और इसके बारे में जानकारी अब बस ये शिक्षण विधियों की क्लास ले लें, उसके बाद में आपको 2-3 दिन एग्जाम के लिए रिलैक्स करेंगे, और मस्त रहो, अच्छा पेपर दे के आओ, घबराओ मत। खुद को जितना नॉर्मल रखोगे उतना पेपर अच्छा होगा। ठीक है, धन्यवाद।